तबीयत का भी ध्यान रख रहे होगे। आप सब जानते हो कि हमारे आसपास जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, हम सबको एयर और वाटर के अलावा जो थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जो हमें जीने के लिए या लाइफ के लिए जरूरी है, वो क्या है? We all know that it is food। और हम सब जानते हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स अर्थ पे प्रेजेंट हैं, उन सब में सिर्फ प्लांट एक ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो कि अपना खाना खुद प्रिपेयर कर सकता है विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसलिए हम प्लांट्स को क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफ्स। बाकी के जितने भी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, दे ऑल आर हेटेरोट्रॉफ्स, क्योंकि वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट पर डिपेंड करते हैं, या फिर हम कह सकते हैं दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे अपनी फूड रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए डिपेंडेंट रहते हैं। हम ह्यूमन बींग्स भी हेटेरोट्रॉफ्स हैं, हम भी अपना खाना खुद नहीं बना सकते, तो हम खाने के लिए या ग्लूकोज के लिए बेसिकली कहें तो किस पे डिपेंडेंट है? प्लांट्स पे या फिर दूसरे एनिमल्स पे। अब अगर हम बहुत अर्ली स्टेजेस में चले जाएं, हम बहुत सालों पहले जाएं, जब टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप नहीं थी और हमें नहीं पता था कि फार्मिंग कैसे होती है या फिर एग्रीकल्चर कैसे किया जाता है, उस टाइम पे हम हंटर्स या गैदरर्स हुआ करते थे। हंटर्स मतलब हम हंटिंग करते थे, जो दूसरे एनिमल्स ऑलरेडी अर्थ पे हैं हम उनको किल करके और फिर उनको एज अ फूड इनटेक करते थे। इसके अलावा या तो हम गैदरिंग करते थे। गैदरिंग मीन्स हम घूमते थे ना, कलेक्ट करते थे चीजें, जैसे फॉरेस्ट में जाकर फॉरेस्ट के जितने भी लीव्स हो सकती हैं, कुछ डिफरेंट या फ्रूट्स हो सकते हैं, उन्हें कलेक्ट करके लेके आते थे और उनको एज अ फूड इनटेक करते थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ, टेक्नोलॉजी आई, ह्यूमन बींग्स को धीरे धीरे समझ में आने लगा कि हम हमेशा तो हंटिंग और गैदरिंग नहीं कर सकते, हमें डेवलपमेंट की ओर बढ़ना चाहिए, हमें स्टेबलाइज होने की जरूरत है, हम हमेशा से घूमते फिरते हुए नहीं रह सकते, हमें एक जगह पे रहने की जरूरत है। तब उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम एक सिस्टमैटिक तरीके से प्लांट्स ग्रो करने लग जाए। हम दूसरे एनिमल्स पे डिपेंडेंट रहते हैं तो हमें ढूंढना पड़ता है, या हमें प्लांट्स को भी इधर उधर ढूंढना पड़ता है। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, उन्होंने सोचा कि घूमने या ढूंढने के बजाय क्यों ना हम अपना खाना खुद ग्रो करें, क्यों ना हम प्लांट्स को खुद ग्रो करना स्टार्ट करें। तो जब उनके दिमाग में ये बात आई, तब से स्टार्ट हुई फार्मिंग। फार्मिंग इज अ प्रोसेस जिसमें कि क्या होता है, आप बहुत सारे प्लांट्स को ग्रो करते हो, वो प्लांट्स विद द हेल्प ऑफ सोलर एनर्जी ग्लूकोज सिंथेसाइज करते हैं। ये जो प्रोसेस है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज फार्मिंग। तो हमने क्या सोचा कि हम फार्मिंग करना स्टार्ट करते हैं। फार्मिंग करने के लिए सीड्स वगैरह मिली होंगी कहीं से भी, और फिर उनको ग्रो करना स्टार्ट किया। धीरे 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 पॉपुलेशन बढ़ती गई। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ी, लोगों ने फार्मिंग के अलावा दूसरे काम करना भी स्टार्ट किया। अब पहले के जमाने में तो क्या होता था कि जितनी फार्मिंग होती थी उतना सब सफिशिएंट होता था जितनी भी पॉपुलेशन है उसके लिए। लेकिन वी ऑल नो दैट डे बाय डे हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज होते जा रही है, हम लोग नंबर्स में बढ़ते जा रहे हैं। अब क्योंकि हम बढ़ रहे हैं तो हमारी फूड रिक्वायरमेंट्स भी इंक्रीज हो रही हैं। लेकिन अगर आप अपने आसपास देखो तो आप ऑब्जर्व करोगे कि पहले के जमाने में जितनी फार्मिंग की लैंड हुआ करती थी, ये जितनी जगह पर फार्मिंग हुआ करती थी, अब वो सारी धीरे धीरे कन्वर्ट होते जा रही है बिल्डिंग्स। हर जगह जहां पर पहले फार्म्स होते थे या जहां पर पहले क्रॉप्स ग्रो होते थे, वहां पे आपको बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स दिखती हैं। अब बिल्डिंग्स तो नहीं खा सकते ना, हमें क्या चाहिए खाने के लिए? हमें चाहिए फूड। फूड हमें मिलेगा फार्मिंग से। लेकिन आजकल जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रहा है, हम टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे पॉपुलेशन फार्मिंग से थोड़ी दूर आती जा रही है। दो चीजें हो रही हैं, एक तो जो लोग ऑलरेडी फार्मिंग में एंगेज थे वो फार्मिंग छोड़ रहे हैं, नए लोग फार्मिंग को अपना नहीं रहे हैं। नए लोगों को लगता है कि हम टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहे हैं तो हमें उस फील्ड में जाना चाहिए। अब अगर कोई भी व्यक्ति फार्मिंग नहीं करेगा, एग्रीकल्चर नहीं करेगा, तो फिर हम सब लोगों को खाना कहाँ से मिलेगा? एयर और वाटर तो फिर भी हमारे लिए फ्री है, लेकिन अगर हम फूड ग्रो नहीं कर पाएंगे तो क्या हम दोबारा से हंटर्स और गैदरर्स बन जाएंगे? नहीं ना, ये पॉसिबल नहीं है। तो हमें अपने कंट्री की, हम कहें अगर हम वर्ल्ड लेवल पे भी बात करें, तो हमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो चीज है, जो सेक्टर है जिस पर हमें फोकस करना चाहिए, वो सेक्टर है हमारा एग्रीकल्चरल सेक्टर। इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया जो है वो बेसिक एग्रीकल्चर कंट्री ही कहलाई जाती है। जब ब्रिटिशर्स ने या दूसरे मुगल्स ने हम पर अटैक नहीं किया था, उस टाइम तक हम लोग एग्रीकल्चर प्रोन कंट्रीज ही थे। हमारे यहाँ बहुत सारी चीजें ग्रो की जाती हैं, बहुत सारे स्पाइसेस हैं, बहुत सारे वेजिटेबल्स हैं, ग्रेन्स हैं, ये सब हम ग्रो करते हैं। लेकिन क्या हो रहा है, धीरे 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 हम लोग
डेवलपमेंट की ओर बढ़ रहे हैं और हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो हमारी अब ये ड्यूटी बनती है कि हमें इस एग्रीकल्चर सेक्टर को आगे बढ़ाना है। हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर जिन भी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा है उन सारी प्रॉब्लम्स को दूर करना है और फिर ज्यादा से ज्यादा क्रॉप्स को ग्रो करना है। तो आज की वीडियो में हम यही पढ़ेंगे कि कैसे हम अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को आगे बढ़ा सकते हैं, हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर कौन कौन सी प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है और उन प्रॉब्लम्स को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं इन आवर चैप्टर इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। तो एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने के लिए सबसे पहला एक टर्म इम्पोर्टेंट आपकी बुक में इंट्रोड्यूस किया गया है विच इज सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। अब देखो एग्रीकल्चर का आप सब लोग जानते हो क्या होता है। इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद फार्मिंग। फार्मिंग इज अ प्रोसेस जिसमें कि आप ग्रो करते हो, बट एग्रीकल्चर इज अ ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द फार्मिंग एंड इट्स अदर फिनोमिना। अब फार्मिंग में क्या क्या प्रोसेसेस करते हो, आप जब फार्मिंग करते हो तो आपको सीड्स लानी है या फिर आपको प्लांट को ग्रो करना है, उसकी हार्वेस्टिंग करनी है, प्लांट्स को कैसे आपको प्रोटेक्ट करना है वीड से या इंसेक्ट से, ये सब कुछ जो साइंस की ब्रांच है जो सारी प्रोसेसेस से डील करती है, इसी को हम बोलते हैं एग्रीकल्चर। कल्चर मीन्स कल्चरिंग, कुछ बनाना। एंड एग्री जो वर्ड है वो हमारा प्लांट्स रिलेटेड है, ठीक है। इसे प्लांट्स की कल्चरिंग इज नोन एज एग्रीकल्चर। सस्टेनेबल का मतलब ये होता है कि अब आपको डेवलप करने की जरूरत है, अब आपको आगे बढ़ने की जरूरत है। जो आपकी ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस चल रही हैं वो अब हो चुकी हैं पुरानी। हम इतने आगे आ चुके हैं, अब हमारी डे बाय डे पॉपुलेशन इतनी इंक्रीज हो रही है, हम टेक्नोलॉजी में इतना ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं, तो फिर हमारे जो फार्मर्स हैं वो ट्रेडिशनल मेथड्स ही क्यों यूज करते रहे। ये जो पुरानी मेथड्स हैं जिससे हमें कम क्रॉप्स मिल रहे हैं, जो हमारी क्वालिटी है क्रॉप्स की वो कम हो रही है, क्वांटिटी कम हो रही है, तो क्यों हम उन्हीं मेथड्स को यूज करते रहें। हमें क्या करना है, हमें डेवलप करना है। तो सस्टेनेबल का मतलब है कि आपको डेवलप तो करना है। डेवलप आप करोगे तो ऑब्वियसली आप अपने आसपास के रिसोर्सेस यूज करोगे। तो डेवलपमेंट विद द हेल्प ऑफ रिसोर्सेस, लेकिन रिसोर्सेस का ओवर एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप जानते हो कि आपके आगे आने वाली फ्यूचर जनरेशंस के लिए भी यही रिसोर्सेस है। अगर आपने इन्हें ओवर एक्सप्लॉइट कर दिया, आज ही के आज आपने सारे रिसोर्सेस खत्म कर दिए, तो आपकी फ्यूचर जनरेशंस को क्या मिलेगा, कुछ नहीं। तो डेवलपमेंट करना है आपको कुछ ऐसी टेक्निक्स यूज करनी है जिससे कि आपकी क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ क्रॉप्स इंक्रीज हो जाए। रिसोर्सेज को यूज करोगे आप तभी इंक्रीज होगी। वो रिसोर्सेज मैनमेड भी हो सकते हैं, नेचुरल भी हो सकते हैं, लेकिन इस तरीके से यूज करो ताकि वो ओवर एक्सप्लॉइट ना हो और आपकी फ्यूचर जनरेशन को भी मिल सके। फ्यूचर को दिमाग में रखते हुए, फ्यूचर जो भी आपकी फ्यूचर जनरेशन आएंगी उनकी नीड्स को ध्यान में रखते हुए अभी के जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको यूज करना इज नोन एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर जो होता है, डेवलपमेंट इन ऑल द सेक्टर्स, बट अगर हम सिर्फ एग्रीकल्चरल सेक्टर की बात करें तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का मतलब आपको एग्रीकल्चर में इतना ज्यादा आगे बढ़ना है, आपको एग्रीकल्चर को आगे बढ़ाना है अपने रिसोर्सेज को यूज करके, और रिसोर्सेज को ओवर एक्सप्लॉइट नहीं करना है। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की अगर आप बात करो तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी। जब हम ब्रिटिशर्स से आजाद हुए उस टाइम पे हमारे आसपास बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी फेस करने के लिए। हमारी कंट्री बहुत ज्यादा अंडर डेवलप्ड सिचुएशन में थी, हमें वहां से उठकर आना है, डेवलप्ड की तरफ बढ़ना है। तो इसके लिए हमारे जितने भी पॉलिटिशियंस थे या हमारे साइंटिस्ट थे, उन्होंने सोचा कि क्योंकि हमारी कंट्री एग्रीकल्चरल प्रोन है तो क्यों ना हम अपने एग्रीकल्चर को आगे बढ़ाएं। तो हमारा जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था उसमें सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर पे फोकस किया गया, और एग्रीकल्चर की वजह से ही एग्रीकल्चर को आगे और बढ़ाने के लिए हमारे बहुत सारे साइंटिस्ट आए और वो बहुत सारे रिवोल्यूशंस लेके आए। आप लोगों ने सुना होगा ग्रीन रिवोल्यूशन, व्हाइट रिवोल्यूशन, है ना, ब्लू रिवोल्यूशन, येलो रिवोल्यूशन, ये सारे रिवोल्यूशंस हैं। रिवोल्यूशन मतलब क्या, अब आपको कुछ चेंज करना है। जब आप चेंज की तरफ आगे बढ़ते हो तो आपको अपने आसपास रिवोल्यूशन लेके आना पड़ता है, आपको लोगों को अवेयर करना होता है और आपको कुछ चेंज लाना होता है। तो ये सारे रिवोल्यूशंस लाए गए थे बाय आवर डिफरेंट साइंटिस्ट, और हमारे पॉलिटिशियंस ने भी इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। और हर एक रिवोल्यूशन किसी एक पर्टिकुलर चीज के लिए, जैसे जो ग्रीन रिवोल्यूशंस है ये बेसिकली क्या है, ये क्रॉप के लिए था।
हमारे आसपास जितने भी क्रॉप्स होते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर है, उसको इंक्रीज करने के लिए ग्रीन रिवोल्यूशन लाया गया। व्हाइट रिवोल्यूशन जो था मिल्क के लिए था कि जो मिल्क का प्रोडक्शन है वो ज्यादा होना चाहिए। ब्लू रिवोल्यूशन जो था वो फिश प्रोडक्शन के लिए था, है ना, कि बहुत सारी फिशेस ज्यादा से ज्यादा लोग करें, क्योंकि ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हमारे डेली नीड्स के लिए जरूरी है, हमें खाने के लिए जरूरी है। तो फूड की यही जो प्रोडक्ट्स हैं, जिनको हम ये जो ईटेबल प्रोडक्ट्स हैं, इन्हीं प्रोडक्ट्स को आगे इंक्रीज करना, इनका क्वालिटी क्वांटिटी इंक्रीज करने के लिए रिवोल्यूशन लाए गए थे। तो फिश प्रोडक्शन, जो लोग नॉनवेज होते हैं जो फिश खा सकते हैं, तो फिश प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए ब्लू रिवोल्यूशन, मिल्क को इंक्रीज करने के लिए व्हाइट रिवोल्यूशन, क्रॉप्स के लिए ग्रीन रिवोल्यूशन, और येलो रिवोल्यूशन आया था ऑयल सीड्स के लिए। जैसे सोयाबीन होता है, कोकोनट होता है, या ऐसी कोई भी चीज जिसमें हमें ऑयल मिल सकता है, उसके प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए येलो रिवोल्यूशन लाया गया था। आपको ये कुछ टाइप के रिवोल्यूशन है, और हर रिवोल्यूशन किस लिए आया था ये आपको याद रखना है। अब हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की बात कर ही रहे थे, तो आपको पता होना चाहिए कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर से हमें क्या क्या बेनिफिट्स हो सकता है, या हमें सस्टेनेबल एग्रीकल्चर करने की जरूरत क्यों पड़े। इसका मेन एम है सबसे पहले कंजर्विंग नेचुरल रिसोर्सेज, कि आप जब भी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की बात कर रहे हो, आप अपने एग्रीकल्चर को डेवलप कर रहे हो, तो आपको अपने नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करके रखना है, ये बात आपको दिमाग में रखनी है। आप अपने जितनी भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको ओवर एक्सप्लॉइट नहीं करोगे, उनका मैक्सिमम यूज नहीं करोगे, लिमिटेड यूज लेकिन ज्यादा बेनिफिट, ये सोच के ही आपको सस्टेनेबल एग्रीकल्चर करना होता है। तो ये बेसिकली मेन एम्स है हमारे सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के। दूसरा है एनवायरमेंटल बैलेंस को मेंटेन करके रखना। आपको पता है कि हमारे एनवायरमेंट में हर एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंडेंट रहता है। हमने फूड चेन या फूड वेब पढ़ा है, जिसमें हर एक ऑर्गेनिज्म डिपेंडेंट है। आप एक को भी साइकिल में से हटा दोगे तो पूरी साइकिल जो है वो डिसबैलेंस हो जाएगी। तो हमें क्या करना है, आसपास का जितना भी एनवायरमेंट है, हमारे आसपास एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, या एटमॉस्फेयर है, सबको मेंटेन करके रखना है, एनवायरमेंटल बैलेंस मेंटेन करके चलना है। थर्ड जो एम है हमारे सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का, वो है कि ह्यूमन नीड्स डे बाय डे चेंज होते जा रही है ना। कल आपको कुछ पसंद था, बट हो सकता है आज से आने वाले कुछ दिनों बाद आपको कुछ और पसंद आए। पहले सैनिटाइजर और मास्क जो थे वो हमारी नीड्स नहीं थे, हम यूज ही नहीं करते थे। बहुत सारे लोग ऐसे बिना हाथ धोए भी खाना पीना खा लेते थे, लेकिन टाइम के साथ साथ हमारी नीड्स चेंज हो गई ना। अब हम कहीं पे भी जाते हैं बिना सैनिटाइजर की बॉटल के साथ नहीं जा सकते, मास्क बिना पहने हम घर से बाहर नहीं निकल सकते। तो डे बाय डे हमारी नीड्स चेंज हो रही है ना। सिमिलरली अगर हम फूड के रिस्पेक्ट में बात करें या एनवायरमेंट के रिस्पेक्ट में बात करें, तो भी हमारी नीड्स डे बाय डे चेंज हो रही है। तो नीड्स को चेंज होते हुए हमारा एनवायरमेंट इफेक्ट ना हो, हमारी नीड्स चेंज हो रही है, हम डेवलप हो रहे हैं, लेकिन इसकी वजह से हमारे एनवायरमेंट को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। और जितनी भी नीड्स हमारी हैं वो सारी नीड्स फुलफिल होनी चाहिए। हमारी नीड बढ़ गई, लेकिन उस नीड को पूरा करने के लिए हमारे पास अगर रिसोर्सेज ही नहीं है, तो फिर नीड फुलफिल कैसे होगी। जो हमारी नीड्स डे बाय डे चेंज हो रही है, हमें उनको भी कंट्रोल करके रखना है। तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर मतलब क्या हुआ, कम टाइम में कम रिसोर्सेज में हम ज्यादा से ज्यादा अर्न कर सकें, ज्यादा से ज्यादा क्रॉप ग्रो कर सकें। दैट इज आवर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। अब इस सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को परफॉर्म करने के लिए हम लोग बहुत सारी प्रैक्टिसेस करते हैं। एग्रीकल्चर लेवल पे हमारी बहुत सारी प्रैक्टिसेस होती है, जैसे कि मिक्स्ड फार्मिंग होगी। इन सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि मिक्स्ड फार्मिंग क्या होती है, इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर क्या होता है। इंटीग्रेटेड मतलब आप फार्मिंग कर रहे हो, फार्मिंग के साथ साथ आप एनिमल हस्बेंड्री भी कर रहे हो, है ना, दैट इज इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर। इसके अलावा आप क्रॉप रोटेशन कर सकते हो, है ना। क्रॉप रोटेशन मतलब एक साल आपने दूसरा क्रॉप ग्रो किया है, नेक्स्ट ईयर आप कोई और क्रॉप ग्रो करो, दिस इज क्रॉप रोटेशन। तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को अप्लाई करने के लिए आप बहुत सारे इस तरीके की प्रैक्टिसेस यूज में ला सकते हैं। अगर हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर अडॉप्ट करते हैं तो इससे बहुत सारी अच्छी चीजें हो सकती हैं। सबसे पहले, क्योंकि हम अपने पूरी एनवायरमेंट का ध्यान रखेंगे, तो हमारी सारी बायोजियोकेमिकल साइकिल्स मेंटेन रहेंगी, हमारा इकोसिस्टम मेंटेन रहेगा, क्योंकि हम इकोसिस्टम को एक्सप्लॉइट नहीं करेंगे। प्लस बहुत सारे लोग ऐसे जो हैं जो फार्मिंग को छोड़कर शहर आ जाते हैं, वो फार्मिंग नहीं करना चाहते क्योंकि उसमें प्रॉफिट नहीं होता। उन सब लोगों को भी एक ऑल्टरनेटिव मिलेगा ताकि उन लोगों को भी प्रॉफिट हो सके और वो अपना फार्मिंग छोड़ के ना आए।
प्लस जो फैमिलीज ऑलरेडी फार्मिंग में है वो अपने बच्चों को फार्मिंग में नहीं डालना चाहती, क्योंकि ये बहुत मेहनत वाला काम है। कोई भी पेरेंट्स नहीं चाहते कि उनके बच्चे सफर करें, तो इसलिए वो भी चाहते हैं कि उनके बच्चे पढ़े लिखे शहर में जाए, कुछ और करें। तो अगर हर एक पेरेंट इस तरीके से सोचेगा कि कोई फार्मिंग ना करे, तो फिर फार्मिंग की वैल्यू कम होती जाएगी और हमें क्रॉप्स नहीं मिलेंगे, हमें खाने को फूड ही नहीं मिलेगा। तो इसके लिए सस्टेनेबल एग्रीकल्चर अगर हम अपनाते हैं, हम टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, तो इससे ये हो सकता है कि जब पेरेंट्स को लगे नहीं एग्रीकल्चर इतना मुश्किल भी नहीं है और हम ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट इसी से अर्न कर सकते हैं, तो हो सकता है वो अपने बच्चों को बाहर ना भेजें, है ना। तो ऐसी बहुत सारे एडवांटेजेस हैं जो हमें सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के थ्रू मिल सकता है। अब सस्टेनेबल एग्रीकल्चर अगर हम करना स्टार्ट करते हैं, तो इसके लिए सबसे मेन चीज हम क्या कर सकते हैं, हम स्टार्ट कर सकते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग। अब आप लोग सोचोगे ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या चीज है, तो आई गेस आप लोगों ने इस वर्ड को आपसे पहले भी कई बार सुना होगा। आप लोगों को पता है कि नॉर्मली जो भी एग्रीकल्चर होता है उसमें हम लोग पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स इन सबको यूज करते हैं। अगर हम पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स यूज ना करें, क्योंकि ये बहुत हार्मफुल होते हैं एनवायरमेंट के लिए भी और हमारे लिए भी, सस्ते होते हैं लेकिन हार्मफुल होते हैं, अगर हम इन्हें यूज करना बंद करते हैं, इसकी जगह हम सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज करने के लिए या फिर प्लांट्स को पेस्ट से बचाने के लिए हम पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर्स यूज करने के बजाय कुछ नेचुरल कंपोनेंट्स अपनाएं जो हमारे नेचर में है, जो नेचुरली इनको किल कर सकते हैं या फर्टिलिटी इंक्रीज कर सकते हैं, तो उसे हम बोलते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग। जहां पर हम कोई भी हार्मफुल सब्सटेंसेस, कोई भी केमिकल्स या पेस्टिसाइड्स हम अपने क्रॉप्स में इंट्रोड्यूस ना करें, ऑर्गेनिक मैन्यूर्स यूज करके, लीव्स फॉल होती हैं, जितना भी एनिमल एक्सक्रीटा निकलता है, इन सब चीजों से अगर हम न्यूट्रिशियस कंपोनेंट्स बनाएं, ऐसे न्यूट्रिएंट्स बनाएं जो कि हमारे क्रॉप को केमिकल्स की जरूरत ना पड़े हमारे क्रॉप्स को, और हम इन सारी चीजों से भी फर्टिलिटी इंक्रीज कर सकते हैं, तो हम उसे बोलते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो बेसिकली ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या होता है, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, वीडीसाइड्स, इन सब की जगह पर ये सारे केमिकल्स को हटाकर हम सिर्फ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस यूज करते हैं फॉर आवर एग्रीकल्चर पर्पसेस। इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। आपको पता है फर्टिलाइजर्स और इन सबसे हमारी डे बाय डे इम्यूनिटी कम होते जा रही है, हम लोग वीक होते जा रहे हैं। आप अगर पुराने जमाने में अपने एल्डर्स को देखो, जो आपके ग्रैंडफादर या उनके फादर होते थे, वो लोग कितने स्ट्रॉन्ग होते थे, बुढ़ापे में भी उनकी आईसाइट कितनी अच्छी होती थी कि उन्हें चश्मे की जरूरत नहीं पड़ती थी। और आज के जमाने में बच्चा छोटा सा होता है और उसको स्पेक्स लग जाता है। तो ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारी ईटिंग हैबिट्स अच्छी नहीं है। हम सब लोग खाना तो खाते हैं लेकिन वो खाने में उतने न्यूट्रिएंट्स नहीं होते जो हम तक पहुंच पाए या जो हमारे लिए बेनिफिशियल हो। आजकल कोई भी चीज अच्छी नहीं रह गई है, तो इसका एक सब्स्टिट्यूट है ऑर्गेनिक फार्मिंग, क्योंकि आप फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, केमिकल प्लांट्स को दोगे, आप खाओगे तो वो सारे आपके अंदर भी जाएंगे। लेकिन अगर आप ऑर्गेनिक फार्मिंग यूज करते हो तो इससे आप वाटर को पोल्यूशन से, सॉइल को पोल्यूशन से, प्लस ह्यूमन बींग जो हम लोग हैं, हम जो भी इनटेक करें, हम भी उन डिजीजेस से बच सकते हैं। अब अगर हमें क्रॉप सीड को इंक्रीज करना है तो इंक्रीज तो हम कर ही लेंगे, वो तो बाद में पढ़ेंगे कि कैसे, लेकिन इससे पहले हम क्या करते हैं, कुछ टर्म्स को पढ़ते हैं। सबसे फर्स्ट टर्म है हमारी एग्रोनॉमी। अभी हमने एग्रीकल्चर पढ़ा था, अब हम पढ़ रहे हैं एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी एक्चुअली क्या है, एग्रीकल्चर की ही एक ब्रांच है। एग्रीकल्चर एक बड़ा टर्म है जिसमें हम बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं, उसी का एक पार्ट है एग्रोनॉमी। इस एग्रोनॉमी में क्या होता है, इट इज अ ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस विच डील्स विद द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स एंड मैनेजमेंट ऑफ सॉइल। तो सॉइल कैसी है, सॉइल की फर्टिलिटी कितनी है, उसमें कितने न्यूट्रिएंट्स हैं, उसमें वाटर पॉपुलेशन कैपेसिटी उसकी कितनी है, ये सब कुछ मैनेज करना, प्लस जो भी फील्ड क्रॉप्स हैं हमारे, जो भी क्रॉप्स ग्रो होते हैं उनका प्रोडक्शन देखना, ये सारा काम किसके अंदर आता है, एग्रोनॉमी में। So it is a branch of agricultural science which deals with the production of field crops and maintaining the soil. ठीक है। सेकेंड जो हमारा है that is horticulture. Horticulture का मतलब होता है horticulture का मतलब होता है फ्लावर्स वाले प्लांट्स ग्रो करना, ऐसे प्लांट्स ग्रो करना जिसमें फ्लावर्स आते हैं और फ्रूट्स आते हैं। ऑब्वियसली फ्लावर्स फॉल करेंगे तो फ्रूट्स आएंगे, तो फ्लावरिंग प्लांट्स जितने भी होते हैं गार्डन में या कहीं पे भी, उन सबको ग्रो करना, दैट इज कॉल्ड एज हॉर्टिकल्चर। थर्ड वन इज ओलरीकल्चर। Olericulture is the branch of science which deals with the production of vegetables. तो एग्रोनॉमी मतलब फील्ड क्रॉप्स होता है, हॉर्टिकल्चर में फ्लावर्स एंड फ्रूट्स आते हैं, ओलरीकल्चर में वेजिटेबल्स आते हैं। ठीक है, वेजिटेबल्स का प्रोडक्शन देखना, दैट इज ओलरीकल्चर।
एंड द फोर्थ वन इज एक्वाकल्चर। अब एक्वा तो आपको पता है ना क्या होता है, एक्वा इज रिलेटेड विद वाटर। तो ऐसे जितने भी प्लांट्स या एनिमल्स हैं जो कि वाटर में रहते हैं उनकी कल्चरिंग करना इज नोन एज एक्वाकल्चर। सो एग्रोनॉमी field crops, horticulture, fruits and flowers, olericulture, vegetables, and aquaculture, the plants and animals which lives under water. ठीक है, इतना से समझ आ गया। इसके अलावा एक और टर्म है which is एग्रोनॉमिस्ट। एग्रोनॉमिस्ट क्या है, पर्सन है ना, जब बोलते हैं साइंटिस्ट तो टेस्ट जहां पे भी लगता है जनरली क्या बोलते हैं, इट इज अ पर्सन। सो एग्रोनॉमिस्ट इज अ पर्सन जो कि पूरा एग्रीकल्चर देखता है, क्रॉप कब ग्रो करना है, क्रॉप रोटेशन करना है, मिक्स क्रॉपिंग करनी है, न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं कि नहीं प्लांट को, इरिगेशन फैसिलिटीज कैसी होंगी, डिजीज तो नहीं है प्लांट को, ये सब कुछ स्टडी करना, ये सब कुछ देखना, इसका काम होता है एग्रोनॉमिस्ट का। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक टर्म्स हैं, क्योंकि आगे जाके हम डायरेक्ट के टर्म्स यूज करेंगे तो आपको पता होना चाहिए ना कि इनका मीनिंग क्या है। तो ये कुछ टर्म्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, आई गेस इतना समझ आ गया। अब क्योंकि हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं जिसमें बेसिक एम है हमारा कि क्रॉप्स की यील्ड को इंक्रीज करना है। क्रॉप्स की यील्ड बढ़ाने के लिए हमें ये तो पता होना चाहिए ना कि टाइप्स ऑफ क्रॉप कौन कौन से होते हैं, क्रॉप्स कैसे हैं, कैसे उगते हैं, क्या होता है। जब हमें ये पता होगा तभी तो हम इसकी यील्ड को इंक्रीज करने के बारे में सोच सकते हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ क्रॉप्स की। वी ऑल नो दैट देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। कुछ क्रॉप्स ऐसे होते हैं जो ईटेबल होते हैं, जिनको आप खा सकते हो, एडिबल होते हैं। कुछ होते हैं जैसे कॉटन और जूट हो गया जो कि आप कपड़े बनाने के लिए यूज करते हो। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनको खा भी नहीं सकते, उनको कुछ बना भी नहीं सकते, तो उनको हम एज अ फॉडर यूज करते हैं। जैसे कि गाय हो गई, ये दूसरे एनिमल्स जिनको हम रियर करते हैं घर में, उनको खिलाने के काम में आ जाते हैं। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं। तो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स। अब हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ क्रॉप्स की। हमारा फर्स्ट टाइप ऑफ क्रॉप है सीड्स। अब आप बोलोगे सीड्स कब खाते हैं? कुछ क्रॉप्स ऐसे होते हैं जो कि सीड्स देते हैं, और सारी जितनी भी सीड्स होती हैं वो सबकी सब एडिबल नहीं होती हैं। जैसे आपको पता है लेमन सीड्स हैं, अगर आपने वो खा ली तो हो सकता है वो आपको अटक जाए कहीं पे, आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स आए, चोक हो सकता है आपका गला। ठीक है, तो वो आप नहीं खा सकते। इसके अलावा कुछ और जैसे एप्पल, आपको पता होगा एप्पल सीड्स में साइनाइड होता है विच इज अ पॉइजन, तो आप एप्पल सीड्स इनटेक नहीं कर सकते। तो हम सारी सीड्स नहीं खा सकते, लेकिन कुछ कुछ सीड्स ऐसी होती है जो कि एडिबल होती है और हम उनको इंटेक करते हैं। अब आप बोलोगे ऐसी कौन सी सीड्स होती हैं? तो फर्स्ट वन इज सीरियल्स। आपको पता है जितने भी सीरियल्स हैं, मेज हो गया, बार्ले हो गया, व्हीट हो गया, राइस हो गया, ये सब खाते हो ना आप लोग घर पे, ये सब क्या है एक्चुअली में? ऑल दीज आर सीड्स। देखोगे आपको लगेगा ना कि सीड है। जब इनको ग्रो भी किया जाता है तो इन्हीं को, ये जो ग्रेन्स रहते हैं, इन्हीं को सॉइल में सो किया जाता है और इसी से प्लांट नया बन जाता है। आप लोगों ने स्प्राउट्स देखे होंगे ना। स्प्राउट्स क्या होते हैं? जब आप पानी में गला देते हो चनों को या किसी को भी, तो उसमें से छोटे छोटे वो फूट जाते हैं, वो जर्मिनेट होते हैं और उसमें से नया प्लांट आने की तैयारी करने लग जाता है। तो व्हाट इज दैट? प्लांट किसमें से राइज होता है? हमें पता है प्लांट राइजेस फ्रॉम सीड। तो एक्चुअली हमारे जितने भी सीरियल्स हैं, राइस, व्हीट, बार्ले, मेज, ऑल दीज आर सीड्स। सीरियल्स के अलावा आपकी जितनी भी पल्सेस होती हैं, पल्सेस आपकी जितनी भी दाल वगैरह होती है ना, मूंग दाल, तुअर दाल, उड़द दाल, ये सारी पल्सेस हैं। ये सारी पल्सेस भी क्या हैं? सीड्स ही हैं। थर्ड वन इज ऑयल सीड्स। अब जितनी भी ऐसी सीड्स होती है जिसमें से आपको ऑयल मिलता है, जैसे कि सरसों हो गया, सीड होती है, उसमें से ऑयल मिल सकता है। सोयाबीन हो गया, इसके अलावा कोकोनट होता है, ग्राउंड नट होता है, जो मूंगफली है हमारी, उसको भी आप पीसो अगर बहुत अच्छे से तो उसमें से भी ऑयल निकल सकता है। तो ऐसी सीड्स जिसमें से कि ऑयल निकल सकता है, जैसे सोयाबीन हो गया, सरसों हो गया, है ना, ग्राउंड नट जो हमारी मूंगफली होती है, उसमें से भी ऑयल एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ऐसी सीड्स जिसमें से हम ऑयल एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं वो सारी क्या होती हैं? ऑयल सीड्स। और हाँ, जरूरी नहीं है कि सारे के सारे जितने भी सीड्स हैं जो ऑयल देते हैं वो सारे ऑयल एडिबल हो। अब जैसे कैस्टर ऑयल है, वो एडिबल नहीं है, वो जनरली ल्यूब्रिकेंट्स में या पेंट्स में यूज किया जाता है, बट कैस्टर ऑयल को खाने में यूज नहीं कर सकते। बाकी के जैसे ग्राउंडनट है, सरसों, सोयाबीन, इन सबको हम यूज कर सकते हैं। और फोर्थ टाइप ऑफ सीड इज नट्स एंड ड्राई फ्रूट्स। आपके जितने भी नट्स या ड्राई फ्रूट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स में क्या क्या,
बादाम हो गया, आपकी आमंड्स हो गए, कैश्यू हो गया, है ना, अखरोट होता है, एप्रिकॉट, तो ये सारे के सारे नट्स या ड्राई फ्रूट जितने भी हैं, ये सब भी एक तरीके से क्या है, वो प्लांट का सीड पार्ट ही है। और आप सबको पता है ना सीड कैसे बनती है, जब फ्लावर का ओव्यूम और उसके जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो फ्यूज होते हैं, फ्यूज होने के बाद में वो सीड बनाते हैं, सीड के बाहर का जो ओवरी वाला पार्ट होता है वो फ्रूट बनाता है, ठीक है। तो ये सब क्या है, एक्चुअली सीड्स है, ठीक है। सेकेंड टाइप ऑफ आवर क्रॉप इज फ्रूट्स, ठीक है। अब फ्रूट्स तो आपको सारे पता ही है ना, कितने सारे फ्रूट्स होते हैं जो हम खा सकते हैं, मैंगो, पपाया, बनाना, गुआवा, कितने सारे फ्रूट्स होते हैं जो हम खा सकते हैं। तो सारे फ्रूट्स हो गए एज अ क्रॉप। थर्ड वन इज वेजिटेबल्स। बहुत सारे वेजिटेबल्स ऐसे होते हैं जो हम खा पाते हैं। अब वेजिटेबल भी ना प्लांट के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से आपको मिल सकता है। अब आप सोचोगे सिर्फ लीफ ही होती है जिनसे आपको वेजिटेबल्स मिलते हैं, ऐसा नहीं है। प्लांट के बहुत सारे पार्ट्स ऐसे होते हैं जो कि आप एज अ वेजिटेबल यूज करते हो। जैसे अब मैं अगर आपसे बोलूं कि आप लोग रूट खाते हो प्लांट की, कोई बिलीव करेगा मेरी इस बात पे कि आप रूट खाते हो, है ना। आप कहोगे नहीं, कैसे सुना होता है, रूट कौन खाता है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं क्या आप रेडिश और कैरेट खाते हो, तो आप लोग बोलोगे हाँ हम तो खाते हैं। तो रेडिश और कैरेट क्या है, एक तरीके से इट इज अ टाइप ऑफ फ्रूट। आपको पता है ना, रेडिश और कैरेट इस तरीके की दिखाई देती है, इसके ऊपर इस तरीके से ऐसे लीफ निकली हुई होती है, जमीन के अंदर होती है ये। आपने टैप रूट और फाइब्रस रूट पढ़ा है ना, ये जो है हमारी कैरेट या रेडिश, इसमें से ऐसे ऐसे यहाँ से रूट्स निकलती है। तो ये क्या है, टैप रूट नहीं दिख रही है आपको, एक मेन रूट है और साइड में से दूसरी रूट्स निकल रहे हैं। तो ये क्या है, एक तरीके से टैप रूट है। तो आप वेजिटेबल के फॉर्म में रूट्स भी इंटेक करते हो। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि आप लोग स्टेम भी खाते हो, आप कहोगे रूट खा सकते हैं, तो हो सकता है हम स्टेम भी खाते ही होंगे, है ना, कंफ्यूज हो गए होंगे। तो डेफिनेटली हम स्टेम भी खाते हैं। अब ऐसे कौन से वेजिटेबल्स हैं जो स्टेम है और हम खाते हैं, तो यू ऑल नो दैट स्टेम में पोटैटो आ जाता है, ठीक है। पोटैटो के अलावा अनियन, ठीक है। अनियन भी आप लोगों ने अगर कोई एक्सपेरिमेंट किया हो, तो हम एक ऐसा एक्सपेरिमेंट करते थे कि हमें ग्लास लेते थे, ग्लास को टिप तक पूरा वाटर से फिल कर देते थे, है ना, और फिर क्या करते थे, अनियन लो और अनियन का नीचे वाला पार्ट उसे कट कर दो, उसे कट करके आप यहाँ पे रख दो, इस पे रखोगे, 1-2 दिन तक रखे रहने दो। उसके बाद में जब आप आके देखोगे तो आप देखते हो कि वहां से रूट्स निकल गए हैं। और आपको पता है रूट्स कहाँ से निकलती हैं, स्टेम से, है ना। कोई भी प्लांट है तो प्लांट का भी स्टेम पार्ट है, तो यहीं से तो रूट्स निकलती हैं। अगर अनियन में से रूट्स निकल रही है, इसका मतलब अनियन क्या हुआ, स्टेम, ठीक है। ऐसे ही पोटैटो में से भी आपने ऐसी रूट्स निकलती हुई देखी होंगी, बर्ड्स टाइप की छोटी छोटी। तो पोटैटो, अनियन, है ना, इसके अलावा जिंजर, ये सारे के सारे क्या है, हमारे स्टेम। इसके अलावा हाँ, शुगर केन जो होता है वो भी स्टेम ही तो है ना, स्टेम ऐसे खड़ी हो जाती है शुगर केन, आप उसको तोड़ते हो, आप उसको खा सकते हो, तो हम स्टेम भी खाते हैं। नेक्स्ट है हमारी लीफी वेजिटेबल्स, है ना। अब लीफी वेजिटेबल्स तो मुझे नहीं लगता आपको बताने की जरूरत है, आपको ऑलरेडी पता होगा। मेथी होगी, पालक हो गई, धनिया हो गया, क्योंकि सारे हमारे आसपास ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाना चाहिए, है ना। तो वेजिटेबल्स के 3 पार्ट्स हो गए, आप रूट भी खा सकते हो, आप स्टेम भी एज अ वेजिटेबल यूज करते हो और लीव्स आप करते हो। इन 3 टाइप के अलावा भी हमारे वेजिटेबल्स के 2 और टाइप होते हैं। फर्स्ट होता है इनफ्लोरेसेंस वेजिटेबल्स। इनफ्लोरेसेंस वेजिटेबल्स, इनफ्लोरेसेंस का मतलब होता है, जिसमें आपको लिखना है फ्लोर, फ्लोर मतलब क्या होता है, फ्लावर्स। ऐसे वेजिटेबल्स जो आपको फ्लावर्स से मिलते हैं, या मतलब वो फ्लावर्स होते हैं, है ना। जैसे ये रूट थी, कुछ ये रेडिश और कैरेट ये सब रूट थी, कुछ स्टेम्स हैं, कुछ लीव्स हैं। तो इसी तरीके से कुछ ऐसे होते हैं जो कि फ्लावर्स होते हैं। अब आप बोलोगे फ्लावर्स भी खाते हैं, क्या क्या तो भी खा लेते हैं, है ना। तो हाँ, हम फ्लावर्स भी खाते हैं, इन्हें हम बोलते हैं इनफ्लोरेसेंस वेजिटेबल्स। इनफ्लोरेसेंस वेजिटेबल्स में क्या क्या आ जाएगा, सोचने की जरूरत नहीं, आप लोग खाते हो। कॉलीफ्लावर हो गया, कॉलीफ्लावर, फ्लावर आता है ना उसमें, कैबेज हो गई, ब्रोकली हो गई, ये सारे के सारे क्या है, हमारे फ्लावर्ड प्लांट्स हैं, मतलब प्लांट का फ्लावर थे जिनको हम ईट कर सकते हैं। सो इनको हम कहते हैं इनफ्लोरेसेंस वेजिटेबल्स। और लास्ट वन है फ्रूट वेजिटेबल्स। अब आप बोलोगे यार ये क्या ही है, क्या ही डिफरेंशिएशन चल रहा है। फ्रूट्स अलग से तो हम खाते ही है ना, यहाँ पे फ्रूट्स पढ़ा था कि टाइप ऑफ क्रॉप्स में फ्रूट्स आते हैं, और वेजिटेबल्स में भी फ्रूट वेजिटेबल्स होते हैं। अब फ्रूट वेजिटेबल्स मतलब क्या, फ्रूट्स कैसे मिलते हैं, जब फ्लावर गिर जाता है, सीड बनी, सीड से ओवरी जो होती है वो फ्रूट बनाती है, फ्लावर गिर जाता है और फ्रूट बन जाता है। ये जो फ्रूट है, अगर आप इसे एज अ वेजिटेबल यूज करते हो तो वो क्या हो जाता है, फ्रूट वेजिटेबल हो जाता है। और अगर आप इसे एज अ फ्रूट यूज कर रहे हो तो
तो आप उसे फ्रूट कहोगे। तो आप बोलोगे कि फ्रूट वेजिटेबल में क्या आता है, तो टोमेटो। ठीक है, सब लोग बोलते हैं ना कि टोमेटो क्या है, हम बोलते हैं टोमेटो फ्रूट है। तो एक्चुअली वो फ्रूट है, लेकिन वो वेजिटेबल की तरह यूज किया जाता है, इसलिए हम उसको एज अ फ्रूट वेजिटेबल भी बोल सकते हैं। अब टोमेटो जो है वो तो बहुत फेमस है, वो तो आपको पता ही है। इसके अलावा पम्पकिन, ब्रिंजल, लेडी फिंगर, है ना, जितने भी दूसरी आपकी वेजिटेबल्स हैं जो ना तो रूट है, ना तो स्टेम है, ना लीफ है, तो क्या है, वो सारे के सारे क्या है, फ्रूट्स हैं। तो हमने देख लिया कि वेजिटेबल्स भी बहुत सारे टाइप्स की होती है। टाइप ऑफ क्रॉप, सीड्स, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स। सीड्स के टाइप्स देख लिए, वेजिटेबल्स के टाइप्स देख लिए। अब फोर्थ टाइप ऑफ क्रॉप हमारा कौन सा है, स्पाइसेस। ये तो सबके फेवरेट होते हैं ना, बिना स्पाइसेस के खाना कितना ही अजीब लगेगा। आप खाना खा रहे हो लेकिन उसमें स्पाइसेस जैसे नमक, मिर्च और ये सब कुछ नहीं डाला है तो कैसे लगेगा। नमक है, स्पाइसेस नहीं है और हम प्लांट्स नहीं मिलता, नमक को हटा दो। उसके अलावा जितने भी हमारे टर्मरिक हो गया, रेड चिली हो गई, है ना, बहुत सारे हमारे स्पाइसेस होते हैं घर में, डिफरेंट डिफरेंट। इंडिया में तो स्पाइसेस की इतनी सारी वैरायटीज है, तो सारी की सारी वैरायटीज किस कैटेगरी को बिलोंग करती हैं, स्पाइसेस की, जो हमें प्लांट से मिलती है बेसिकली। ठीक है, फिफ्थ है हमारा फॉडर क्रॉप्स। अब मैंने आपको बताया ना कुछ ऐसे क्रॉप्स होते हैं जो ईटेबल नहीं है, जिनको हम ईट नहीं कर सकते, लेकिन एनिमल्स, दूसरे एनिमल्स कर सकते हैं। तो इससे हमें ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं मिलता है जो हम इनटेक कर सके, लेकिन हम जो हमारे डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं उनको खिलाने के लिए हम यूज कर सकते हैं, उन्हें कहते हैं हम फॉडर क्रॉप्स। जैसे कि सूडन ग्रास होती है ना, सूडन ग्रास होती है, सोरगम होता है। ये कुछ ऐसे क्रॉप्स हैं जिनको हम तो नहीं खाते, लेकिन एज अ फॉडर इनको यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारा सिक्स्थ टाइप है वो है अदर क्रॉप्स। ठीक है, इन सब क्रॉप को अगर हटा दिया जाए तो अब जो जितने बचे हुए क्रॉप्स हैं वो सारे कहाँ जाएंगे, अदर्स की कैटेगरी में। इसमें हमारे कॉटन आ सकता है, जूट आ सकता है जो एडिबल नहीं है। इसके अलावा टी, कॉफी के जो प्लांट्स होते हैं उनको भी हम अदर क्रॉप्स की कैटेगरी में ही रख रहे हैं, क्योंकि ना तो वो फ्रूट है ना तो वेजिटेबल है, तो हम उसको अदर क्रॉप्स की कैटेगरी में रखते हैं। तो ये सारे हो गए हमारे टाइप्स ऑफ क्रॉप। अब अगर आपको ये क्रॉप्स पता है तो इनको ग्रो कैसे किया जा सकता है या इनकी क्वालिटी और क्वांटिटी हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, वो सब हम आगे देखेंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया कि क्या है। अभी तक हमने जितने भी क्रॉप्स पढ़े वो सारे क्या थे, ऑन द बेसिस ऑफ द पार्ट विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट, है ना, किस पार्ट से हमें मिल रहे हैं उस पे बेस्ड है। अब अगर हम सीजनल बात करें कि कौन से सीजन में कौन से क्रॉप्स होते हैं, तो बेसिकली क्रॉप्स आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। एक होते हैं हमारे खरीफ क्रॉप्स और एक होते हैं हमारे रबी क्रॉप्स। ठीक है, अब ये आपको ऑलरेडी पता है। खरीफ क्रॉप्स जो होते हैं इनको हम समर क्रॉप्स कहते हैं, और जो हमारे रबी क्रॉप्स होते हैं इनको हम विंटर क्रॉप्स कहते हैं। अब समर और विंटर कहने का रीजन क्या है, क्योंकि इनका जो टाइम पीरियड होता है ना वो ऐसा होता है। खरीफ क्रॉप्स जो होते हैं वो जून टू अक्टूबर रहते हैं, जून टू अक्टूबर। ठीक है, जबकि जो रबी क्रॉप्स होते हैं वो होते हैं नवंबर टू अप्रैल। ठीक है, अब आप बोलोगे ये क्या है, इसका मतलब टाइम पीरियड कैसे क्या है, समझ नहीं आ रहा। आई एक्सप्लेन। देखो, आपको पता है कि जून में बारिश आना स्टार्ट हो जाती है ना, तो ऐसे क्रॉप जिनको बारिश के टाइम पे सो किया जाता है, सीड्स डाली जाती है जमीन में, और उनको ऐसे 3-4 महीने लग जाते हैं पूरा कंप्लीट ग्रो होने में, और अक्टूबर में जाने के बाद में वो पूरे रेडी हो जाते हैं हार्वेस्ट के लिए, ताकि आप उन्हें काटो और आप उन्हें यूज कर सकते हो। ऐसे क्रॉप्स को कहते हैं खरीफ क्रॉप्स। और ऐसे क्रॉप्स जिनको नवंबर में सो किया जाता है, देखो मैंने कहा विंटर क्यों है, क्योंकि नवंबर, फिर दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 4 महीने इसके जो मेन है वो सारे विंटर वाले रहते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं विंटर क्रॉप्स। ठीक है, तो इनको नवंबर में सो किया जाता है और इनको अप्रैल में हार्वेस्ट किया जाता है। अब आप बोलोगे कि इनको फिर समर क्यों कह रहे हैं, है ना, समर क्रॉप कैसे हो गए, तो बेसिकली अगर हम अपने पूरे सीजन को अगर 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक समर और एक विंटर, तो ये समर क्रॉप्स हो गए और ये विंटर क्रॉप्स हो गए। लेकिन क्योंकि इनका सोइंग पीरियड रेनी सीजन में होता है, इसलिए इनको रेनी क्रॉप्स भी कहा जाता है। ठीक है, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज रेनी सीजन क्रॉप्स। हम इनको रेनी क्रॉप्स भी बोलते हैं और समर क्रॉप्स भी बोला जाता है इनको। ठीक है, ये पार्ट क्लियर हो गया। अब इनके ये सोइंग और हार्वेस्टिंग का पीरियड होता है, इसकी वजह से बस इनका डिफरेंशिएशन है। अब जो खरीफ क्रॉप्स हैं, अब इनको क्योंकि हम समर में इनको सो किया जाता है और रेनी सीजन के टाइम पे रहते हैं, तो इनको कैसा हॉट क्लाइमेट और वेट क्लाइमेट लगता है। गर्म हो लेकिन गीला हो, एटमॉस्फेयर जो है वो वेट हो और कैसा हो, हॉट हो। तो हॉट और वेट क्लाइमेट
और जो हमारे रबी क्रॉप्स होते हैं, अब क्योंकि विंटर में होते हैं तो इनको कैसे क्लाइमेट चाहिए होता है, कोल्ड क्लाइमेट चाहिए होता है और लेकिन ड्राई सीजन चाहिए होता है, मतलब ना ऐसे एटमॉस्फेयर में साफ नमी ना हो, ह्यूमिडिटी ना हो, ड्राई सीजन। तो इस वजह से ये जून से अक्टूबर होते हैं और ये नवंबर से अप्रैल के टाइम पे होते हैं। ये इन्हें हॉट और वेट क्लाइमेट चाहिए, इन्हें कोल्ड और ड्राई क्लाइमेट चाहिए। इनका सोइंग पीरियड जून होता है, हार्वेस्टिंग पीरियड अक्टूबर होता है। इनका सोइंग पीरियड नवंबर होता है, हार्वेस्टिंग पीरियड अप्रैल होता है। एग्जाम्पल्स की बात करो तो खरीफ का एक मेन एग्जाम्पल है हमारा राइस और रबी का हमारा मेन एग्जाम्पल है वीट। ठीक है, जो वीट होता है या ग्राम, मस्टर्ड, ये सब कुछ रबी क्रॉप्स होते हैं। और जो हमारे खरीफ क्रॉप्स होते हैं उसमें राइस, मेज, ग्राउंडनट, ग्रीन ग्राम, ये सब कुछ आता है। ठीक है, तो आई होप ऑन द बेसिस ऑफ सीजन जो हमारे क्रॉप्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, खरीफ, रबी, खरीफ कौन से होंगे, रबी कौन से होंगे, इतना पार्ट क्लियर हुआ होगा। तो अभी तक हमने जो कुछ भी पढ़ा वो था बेसिक नॉलेज, जो आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए जब हम आगे फर्दर स्टडी कर रहे हैं, है ना। अगर हमारा बेस क्लियर है तो हमें पता है कि हम आगे क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। अगर हमें बेस नहीं पता होगा तो हमें आगे कुछ समझ नहीं आएगा। तो अगर आपको बेस समझ आ गया हो, एग्रीकल्चर क्या होता है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स प्लस क्रॉप्स कैसे कैसे होते हैं, ये सब अगर हमें क्लियर है तो अब आते हैं हम अपने चैप्टर के मेन टॉपिक के ऊपर, विच इज इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। जितने भी हमारे रिसोर्सेज हैं जहां से हमें फूड मिलता है, अब हमें उसे इम्प्रूव करना है। तो हमें फूड दो तरीके से मिलता है, एक प्लांट से और एक एनिमल से। आज की वीडियो में हम बेसिकली डिस्कस करेंगे कि प्लांट्स से हमें जो भी फूड मिलता है या प्लांट्स हमारी जो फूड रिक्वायरमेंट फुलफिल करते हैं उनकी यील्ड को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो हमारा अब जो टॉपिक है वो क्या है, इम्प्रूवमेंट इन द यील्ड्स ऑफ क्रॉप्स। जो भी क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं उसकी जो भी यील्ड आ रही है, मतलब कितना क्रॉप हमें मिल पा रहा है, वो कैसे हम और ज्यादा बढ़ा सकें, उसकी क्वांटिटी और क्वालिटी कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, वो हम साइंटिफिकली टोटल 3 पार्ट्स में स्टडी कर रहे हैं। हमारा फर्स्ट पार्ट है क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। ठीक है, प्रोडक्शन का मतलब आप समझते हो प्रोड्यूस करना। तो जब प्लांट ग्रो किया जा रहा है, इनिशियल स्टेज से लेके एंड स्टेज तक उसका जो पूरा प्रोडक्शन टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड में आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, कैसे आपको सारी सप्लाईज मेंटेन करनी है, इस सब की स्टडी हम करेंगे क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट में। नेक्स्ट है हमारा क्रॉप वेराइटी मैनेजमेंट। प्रोड्यूस तो आप कर रहे हो लेकिन जो प्रोडक्शन होगा उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी को एनहांस करना, उसकी वेराइटी को बढ़ाना, ये हम काम किसमें करते हैं, अपने सेकेंड पार्ट में, विच इज क्रॉप वेराइटी मैनेजमेंट। और थर्ड होता है हमारा क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। आपने क्रॉप्स तो बहुत अच्छे से ग्रो कर लिए, है ना, बड़े बड़े क्रॉप्स ग्रो कर लिए, क्वालिटी क्वांटिटी सब अच्छी थी, लेकिन अगर आप उन्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाए तो क्या होगा, आपकी सारी मेहनत पे पानी फूट जाएगा। ठीक है, तो हमें इन 3 कैटेगरीज में या 3 स्टेजेस पे ध्यान रखना है कि हम अपने क्रॉप्स की क्वांटिटी और क्वालिटी कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट की। प्रोडक्शन मतलब जब हम क्रॉप्स को बनाना स्टार्ट करते हैं, उसे प्रोड्यूस करना स्टार्ट करते हैं, तो आपको प्रोडक्शन के लिए 3 मेन इंपॉर्टेंट बातों पर फोकस करना है। सबसे पहला, आपको पता है कि क्रॉप्स हैं वो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है ना, उनको क्या चाहिए होगा, न्यूट्रिएंट्स। जैसे हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है, ऐसे प्लांट्स को भी होगी, तो हमको प्लांट्स को रिक्वायर्ड अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स सप्लाई करना है। तो हमें पहली चीज क्या ध्यान रखनी है, न्यूट्रिएंट्स का सप्लाई कैसा। सेकेंड, वाटर, है ना, वाटर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एयर और वाटर, ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। अब एयर तो प्लांट को ऐसे एनवायरमेंट से मिल जाती है, एयर हमें एक्सटर्नली सप्लाई करने की जरूरत नहीं है। हमें सप्लाई क्या करना पड़ता है, न्यूट्रिएंट्स। सेकेंड वन इज वाटर। और थर्ड जो चीज हमें ध्यान में रखनी है वो क्या होता है कि क्रॉप जैसे आप ग्रो कर रहे हो तो आप किस तरीके से ग्रो कर रहे हो, आपका मेथड क्या है क्रॉप ग्रो करने का। इन 3 एस्पेक्ट्स में हम अपना क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट स्टडी करते हैं। तो क्योंकि प्लांट्स को सबसे पहली जो चीज चाहिए वो क्या है, न्यूट्रिएंट्स, है ना। जैसे हमें न्यूट्रिएंट्स चाहिए, हमें ग्रो करने के लिए न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ती है, जैसे प्लांट्स को भी चाहिए। तो प्लांट्स को कब देना है न्यूट्रिएंट, कौन सा न्यूट्रिएंट देना है, कितनी क्वांटिटी में देना है, ये सारी चीजों को हम जिस ब्रांच में डील करते हैं वो होती है हमारी न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। ठीक है, आप न्यूट्रिएंट्स को मैनेज करोगे कि आपको कौन सा न्यूट्रिएंट देना है और कितना देना है। अब मान लो आपकी बॉडी में ऑलरेडी फैट बहुत ज्यादा है और आप फैट लेते जा रहे हो, मतलब है क्या, कुछ नहीं ना। आपकी बॉडी में प्रोटीन डेफिशिएंसी है लेकिन आप वाइटामिन की टैबलेट्स ले लो, कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं। तो जैसे हमारी बॉडी में जिस चीज की डेफिशिएंसी होती है उस चीज को फुलफिल करने के लिए हम उसका सप्लीमेंट लेते हैं, है ना। विटामिन ए नहीं है तो विटामिन ई
सी की गोलियां खाऊंगी, बी नहीं है तो मैं बी के लिए मेडिसिन लूंगी। लेकिन ऐसा तो है ना कि मुझे मेरी बॉडी में सी नहीं है लेकिन मैं ए की विटामिन की गोलियां ले रही हूँ, क्या ही मतलब रहेगा। तो ऐसे ही प्लांट्स को कौन सा न्यूट्रिएंट देने की जरूरत है, कितने टाइम में देना है, कितने अमाउंट में देना है, ये सब कुछ हम किसमें डील करते हैं, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। अब आपको पता है कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, दीज आर बेसिकली एलिमेंट्स। हमारे एनवायरमेंट में जितने भी एलिमेंट्स हैं, है ना, उसमें से कुछ मेन एलिमेंट्स होते हैं जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, है ना। इसके अलावा कुछ मिनरल्स और होते हैं जैसे कि नाइट्रोजन हो गया, या आयरन, कैल्शियम, कोबाल्ट, मैग्नीशियम, मैंगनीज, ये सारी क्या है, न्यूट्रिएंट्स ही तो है। कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन मिलकर वाटर बनाते हैं, नाइट्रोजन प्रोटीन्स बनाने में काम आता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन मिलकर प्रोटीन, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं, है ना। इसके अलावा आयरन जो है वो हमारे ब्लड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसी तरीके से क्लोरोफिल में मैग्नीशियम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये सारे के सारे जितने भी एलिमेंट्स हमारे एनवायरमेंट में है ना, ये सारे एलिमेंट्स क्या हैं, हमारे लिए न्यूट्रिएंट्स हैं। अब जो भी हमने न्यूट्रिएंट्स या एलिमेंट्स पढ़े, वो सारे के सारे एलिमेंट्स बॉडी को जरूरत होती है, लेकिन सबकी क्वांटिटी जो बॉडी को रिक्वायर है वो सारी क्वांटिटी अलग अलग होती है। हो सकता है कुछ एलिमेंट्स बहुत ज्यादा अमाउंट में चाहिए और कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो कम अमाउंट में चाहिए। अब प्लांट्स की अगर बात करें तो प्लांट्स को कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ये तीन एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो सबसे ज्यादा क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होता है। क्यों? क्योंकि यही तीनों मिला के हमारे फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, ये सब कुछ ये तीन मेन कंपोनेंट बनाता है। प्लस रेस्पिरेशन के लिए या फोटोसिंथेसिस के लिए भी इन्हीं कंपोनेंट की जरूरत होती है प्लांट्स को। तो प्लांट्स को ये तीन मेन कंपोनेंट तो चाहिए ही चाहिए। तो ऐसे कंपोनेंट्स जो प्लांट्स को सबसे ज्यादा अमाउंट में चाहिए होते हैं, जिनकी क्वांटिटी हाई होती है, उन्हें हम बोलते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, मैक्रो का मतलब क्या होता है, ज्यादा, ठीक है, और माइक्रो मतलब क्या होता है, बहुत कम। माइक्रो मतलब छोटा। तो ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो कि कम क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होते हैं, रिक्वायरमेंट तो है, बिना इसके नहीं चलेगा, लेकिन कम में दोगे तो चल जाएगा। जैसे कि अगर आपको खाना चाहिए तो क्या आप सिर्फ लड्डू 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 खा के अपना पेट भर सकते हो? आई गेस कुछ लोग कर सकते होंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल ऐसा नहीं कर सकते। हमें खाने के लिए दाल, चावल, सब्जी, रोटी ही चाहिए। हम लड्डू से अपना पेट नहीं भर सकते। तो दाल, चावल, सब्जी, रोटी क्या हुई, मैक्रो, क्योंकि वो ज्यादा क्वांटिटी में हमें चाहिए। और लड्डू क्या हो, माइक्रो, नहीं मिला तो भी चलता है, लेकिन थोड़ी क्वांटिटी में मिले तो अच्छा लगता है। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की भी एसेंशियलिटी है, बॉडी को चाहिए होता है, लेकिन माइक्रो न्यूट्रिएंट कम क्वांटिटी में चाहिए, मैक्रो न्यूट्रिएंट ज्यादा क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होता है। अब अगर हम तीन मेन एलिमेंट्स की बात करें तो कार्बन और हाइड्रोजन एयर से मिल जाते हैं प्लांट को, और हाइड्रोजन जो होता है वो वाटर से मिल जाता है। ठीक है, ये तीनों कंपोनेंट हमें सप्लाई नहीं करना पड़ता, हमें प्लांट्स को नहीं देना पड़ता। क्यों? क्योंकि कुछ एयर से मिल जाता है और कुछ वाटर से मिल जाता है। इसके अलावा नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, कैल्शियम और मैग्नीशियम, ये 1 2 3 4 5 6 जो ये एलिमेंट्स है ना, ये भी क्या है, हमारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। ये भी ज्यादा क्वांटिटी में जरूरत होती है इन न्यूट्रिएंट्स की। इसके अलावा मैंगनीज, आयरन, बोरॉन, जिंक, कॉपर, फ्लोरीन और मॉलिब्डेनम, ये ऐसे एलिमेंट्स हैं, ये न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि बहुत स्मॉल क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होते हैं प्लांट्स को। ठीक है, तो न्यूट्रिएंट्स में आपको इतना बताना चाहिए कि कौन से न्यूट्रिएंट ज्यादा चाहिए, कौन से कम चाहिए, कौन से हमें देने की जरूरत है और कौन से हमें देने की जरूरत नहीं है। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ऑटोमेटिकली एनवायरमेंट से मिल जाता है, हमें देने की जरूरत नहीं है। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में ये जो होता है ना, ये मेन है जो हमें देने पड़ते हैं प्लांट्स को, और ये कम क्वांटिटी में होते हैं, लेकिन ये भी हमें प्लांट्स को हो सकता है बाहर से देने पड़े। तो आई होप इतना पार्ट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स जो होते हैं प्लांट्स सॉइल से या फिर एनवायरमेंट से टेक कर लेते हैं, लेकिन अगर हमें क्रॉप प्रोडक्शन करना है, हमें फार्मिंग करनी है, तो हम क्या कर रहे हैं, एक ही लैंड पे बार बार क्रॉप ग्रो कर रहे हैं। तो ऐसा होगा ना कि एक बार तो प्लांट्स ने न्यूट्रिएंट्स ले लिए और वो न्यूट्रिएंट्स खत्म हो गए, दोबारा से सॉइल में फिर से वो न्यूट्रिएंट्स बनने में बहुत सालों का समय लगता है, और हमारे पास तो इतने साल होते नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हमें सारे न्यूट्रिएंट्स सॉइल में दोबारा से इंट्रोड्यूस करवाने पड़ता है। इसे हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट रिप्लेनिशमेंट।
देखो जो पुराने क्रॉप्स थे जितने भी, वो सारे के सारे क्या हुए, प्लांट्स ने ले लिए, है ना। अब जो नए प्लांट्स आप ग्रो करोगे उनको नए न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलेंगे, न्यूट्रिएंट्स आने में तो बहुत टाइम लगता है। तो हम अब जो भी न्यूट्रिएंट्स खत्म हो गए सॉइल में, उसको हम इंट्रोड्यूस करा दें दोबारा से, विच इज कॉल्ड एज न्यूट्रिएंट्स रीप्लेनिशमेंट। रीप्लेनिश करना, दोबारा से इंट्रोड्यूस करवाना। अब इसके दो तरीके होते हैं, दो तरीकों से हम सॉइल की फर्टिलिटी दोबारा से इंक्रीज कर सकते हैं, उसमें दोबारा न्यूट्रिएंट्स इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। पहला होता है बाय इंट्रोड्यूसिंग मैन्योर्स, और सेकेंड है हमारा फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स देखो, मैन्योर्स होते हैं ना, वो क्या होते हैं, ये ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस ऐसे मतलब जो भी ऑर्गेनिक हमारे आसपास चीजें हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे कि कोई भी काऊ हो गई, गोट हो गया, बफेलो हो गई, इनका जो भी एक्सक्रीटा निकलता है, जो भी इनका वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है वो, इसके अलावा जो प्लांट्स होते हैं जब अपनी लीव्स शेड करते हैं तो उससे जो भी निकलता है, हम घर में जो भी लीव्स वेजिटेबल्स यूज करते हैं उनके जो पील्स वगैरह निकलते हैं, वो सब कुछ, उन सबको मिला के उनको सड़ाया जाता है। सड़ाने का मतलब ये होता है कि उनके जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको बाहर निकाला जाता है ना, बाय बैक्टीरियल इंट्रोडक्शन या किसी भी चीज से। उससे जो बनता है, जो ऑर्गेनिक होता है, उसे हम कहते हैं मैन्योर। अभी जो हमने ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात की थी ना, उसमें भी यही मैन्योर यूज किए जाता है। अब अगर हम फर्टिलाइजर्स की बात करें तो फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, केमिकल कंपाउंड्स, ठीक है। इसमें बहुत सारा केमिकल भरा होता है, इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ये जितने भी हमने अभी पढ़े न्यूट्रिएंट्स, वो सारे न्यूट्रिएंट्स इसमें होते हैं, लेकिन वो केमिकल फॉर्म में होते हैं, वो सॉल्ट्स के फॉर्म में होते हैं, और इसमें ऑर्गेनिक होते हैं जो ऑलरेडी हमारे बॉडी के अंदर है, एग्जिस्ट करते हैं। अब जो मैन्योर्स होते हैं, फर्टिलाइजर्स होते हैं, इनकी हम कंपैरेटिव स्टडी अगर करें तो हमें पता है कि मैन्योर्स बहुत हैवी होते हैं, ठीक है, क्योंकि जब आप इन्हें बनाते हो ना तो एक तो उसमें टाइम भी बहुत लगता है, और ये बहुत बड़े बड़े होते हैं। बहुत सारा मैन्योर होगा, उसमें थोड़ा सा न्यूट्रिएंट आपको मिल पाएगा, उसमें वेस्ट मटेरियल बहुत ज्यादा होता है, जबकि फर्टिलाइजर्स का ऐसा नहीं होता। फर्टिलाइजर्स अगर आप कम क्वांटिटी में भी इंट्रोड्यूस कराते हो ना तो भी उसमें न्यूट्रिएंट ज्यादा होता है। तो ये कम क्वांटिटी, न्यूट्रिएंट ज्यादा, ये ज्यादा क्वांटिटी में लेकिन न्यूट्रिएंट कम, तो कौन सा ज्यादा यूजफुल होता है, फर्टिलाइजर्स। मैन्योर्स बनाने में भी बहुत टाइम लगता है, फर्टिलाइजर्स इजीली मार्केट में अवेलेबल हो जाते हैं और सस्ते भी पड़ते हैं, तो हमारे फार्मर्स फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे हैं। लेकिन फर्टिलाइजर्स के नुकसान भी आपको पता है ना, इससे बहुत सारी डिजीजेस होती हैं, सॉइल पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, बहुत सारी चीजें फर्टिलाइजर्स कॉज करता है। लेकिन मैन्योर्स क्योंकि बड़े बड़े होते हैं तो इनका ट्रांसपोर्टेशन बहुत महंगा पड़ता है ना, इनको स्टोर करके रखना किसी जगह पे, तो जगह भी बड़ी चाहिए, प्लस ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट भी हाई आएगा। लेकिन फर्टिलाइजर्स छोटे होते हैं, कम होते हैं, कम जगह पर आ जाते हैं, जगह स्टोरेज में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, और इनको ट्रांसपोर्ट करना भी ईजी होता है। तो इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, लेकिन सबसे मेन इसका डिसएडवांटेज यही है कि केमिकल कंपाउंड्स होता है। अब अगर हम टाइप्स की बात करें तो मैन्योर जो होते हैं ना, बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। इट कैन बी कंपोस्ट, ठीक है, ये वर्मी कंपोस्ट भी होते हैं, वर्मी कंपोस्ट, और ग्रीन मैन्योर, एंड द लास्ट वन इज फार्म यार्ड मैन्योर। फार्म यार्ड मैन्योर, इसको ना FYM भी बोला जाता है, FYM, फार्म यार्ड मैन्योर का शॉर्ट फॉर्म। अब ये सब क्या होता है, सबसे पहले मैं फार्म यार्ड मैन्योर से बताना स्टार्ट करती हूँ। फार्म यार्ड क्या समझ में आ रहा है, फार्म है, फार्म पे जितना भी वेस्ट कलेक्ट होगा, फार्म का एक यार्ड होगा, है ना, जो भी पूरा ग्राउंड होगा, उस ग्राउंड में जो भी वेस्ट कलेक्ट हो, उस सब वेस्ट को आप कलेक्ट कर दो, उसको 10-15 डेज के लिए या कुछ मंथ्स के लिए उसे रखो, और उसमें से जो भी वेस्ट निकले, है ना, उसमें से बहुत सारी गैसेस वगैरह निकलेगी, उस पर बैक्टीरिया फीड करेंगे, उसको डिकम्पोज करेंगे। जब वो डिकम्पोज हो जाए उसके बाद आपको मैन्योर मिलता है, दैट मैन्योर इज कॉल्ड फार्म यार्ड मैन्योर। इस फार्म यार्ड मैन्योर में ना एनिमल एक्सक्रीटा भी होता है। एनिमल एक्सक्रीटा में नाइट्रोजन कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, तो फार्म यार्ड मैन्योर में भी नाइट्रोजन काफी अमाउंट में आपको मिलता है। तो फार्म का जितना भी वेस्ट है, चाहे वो एनिमल्स एक्सक्रीट कर रहे हो, प्लांट्स एक्सक्रीट कर रहे हो या कुछ, वो सब आता है फार्म यार्ड मैन्योर।
कंपोस्ट बेसिकली फार्म यार्ड जैसा ही होता है, लेकिन कंपोस्ट में दूसरी चीजें भी होती हैं, है ना। हमारे घर के जो लीफ पील्स वगैरह होते हैं, ये सब भी आप उसमें ऐड कर सकते हो। और कंपोस्ट बनने में ना काफी टाइम लगता है, एटलीस्ट 3 to 6 months लगता है। उसको एक ऐसा डंपिंग जगह बनाई जाती है, कैसे टैंक जैसा, उस टैंक में सब चीजों को डाला जाता है, स्लज डाला जाता है, जितना आपका सेप्टिक टैंक का वेस्ट होता है ना, वो सब कुछ उसके अंदर डाला जाता है, उससे मैन्योर बनाया जाता है, दैट इज कंपोस्ट। इसी कंपोस्ट पे अगर आप अर्थवॉर्म स्प्रेड कर दो, अर्थवॉर्म क्या कहते हैं, एक तरीके से डिकम्पोजिंग एजेंट्स होते हैं, डिकम्पोज करते हैं, मूव करते हैं, सरफेस एरिया बढ़ाते हैं, उनको ईट करते हैं, डिकम्पोज करते हैं। तो अगर कंपोस्ट बन रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ अर्थवॉर्म्स, तो आप उसको क्या बोलते हो, वर्मी कंपोस्ट। लास्ट हमारा आता है ग्रीन मैन्योर। ग्रीन जैसे कि इसका नाम ग्रीन है, इसमें हम एक्सक्रीटा, एनिमल एक्सक्रीटा ऐड नहीं करते हैं। इसमें बेसिकली जितने भी आपके प्लांट्स होते हैं उन सबका वेस्ट रखा जाता है ना। जैसे एक प्लांट आपने ग्रो किया, वो प्लांट विदाई हुआ, तो वो प्लांट फिर से सॉइल में मिलेगा, फिर नया प्लांट ग्रो करेगा, फिर वो सॉइल में मिलेगा, फिर वो ग्रो करेगा, फिर वो सॉइल में मिलेगा। तो जो प्लांट है उसी से आपकी सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज होती जा रही है, और उससे जो मैन्योर बनता है दैट इज ग्रीन मैन्योर। ग्रीन मैन्योर बनने में सबसे ज्यादा टाइम लगता है। ग्रीन मैन्योर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी फार्मर्स होते हैं वो क्या करते हैं, ऐसे क्रॉप्स जो बहुत जल्दी ग्रो कर जाते हैं, वो 10 to 15 डेज में ही ग्रो कर जाए, और फटाक से उनको काट दो, फिर वो मर जाए, फिर वो दोबारा से सॉइल में मिल जाए, फिर हम दूसरे बार प्लांट ग्रो करें, बार बार प्लांट ग्रो करते रहे शॉर्ट ड्यूरेशन में, जल्दी जल्दी प्लांट बढ़े, बार बार मरे, ताकि वो सॉइल के अंदर जाए, उनकी फर्टिलिटी इंक्रीज हो। तो प्लांट्स अगर हम फर्टिलिटी इंक्रीज करा रहे हैं या मैन्योर बना रहे हैं, उसे हम बोलते हैं ग्रीन मैन्योर। तो ये 4 टाइप के मैन्योर है, आइए सी क्लियर हो गए होंगे। अब अगर फर्टिलाइजर्स के टाइप्स की बात करें, तो फर्टिलाइजर्स में क्या क्या आ जाता है, नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स होते हैं, नाइट्रोजनस, ऐसे फर्टिलाइजर्स जिसमें नाइट्रोजन कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, जैसे कि यूरिया हो गया, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम फॉस्फेट। अमोनिया मतलब उसमें नाइट्रोजन होता है ना, NH4 ग्रुप जो होता है अमोनियम ग्रुप होता है। उससे रिलेटेड जितने भी हमारे केमिकल कंपाउंड्स होते हैं वो सारे के सारे नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स में जाते हैं। उसके अलावा पोटैशिक भी होते हैं, पोटैशिक या पोटैशिक आप बोल सकते हो, फर्टिलाइजर्स होते हैं जिसमें पोटैशियम कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, तो इसमें पोटैशियम के सॉल्ट्स आ जाते हैं, जैसे पोटैशियम सल्फेट, पोटैशियम नाइट्रेट, पोटैशियम क्लोराइड, कुछ भी पोटैशियम के अगर सॉल्ट्स हैं उसमें पोटैशियम कंटेंट ज्यादा होगा। थर्ड जो होता है हमारा वो होता है फॉस्फेट। तो फॉस्फेट की डेफिशिएंसी कम करने के लिए फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं। फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स में सिंगल सुपर फॉस्फेट, मल्टी सुपर फॉस्फेट आता है, डाई कैल्शियम फॉस्फेट आता है, तो ये सारे फॉस्फेट हो गए। फोर्थ होता है हमारा कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स। कॉम्प्लेक्स मतलब क्या, इसमें इनकी कॉम्बिनेशन होते हैं, है ना, जैसे नाइट्रोजन और फॉस्फेट का कोई सॉल्ट है, नाइट्रोजन या पोटेशियम का कोई सॉल्ट है, या नाइट्रोजन पोटेशियम फॉस्फेट तीनों का कोई सॉल्ट है, तो ऐसे सॉल्ट जो इन तीनों से मिक्स करके बनाया जाता है, दीज आर कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स। ठीक है। फोर्थ होता है हमारा बायो फर्टिलाइजर्स। बायो फर्टिलाइजर्स जो होता है ना, ये हमारे लिए कहीं ना कहीं बेनिफिशियल होता है, क्योंकि ये केमिकल्स नहीं होते। बायो फर्टिलाइजर्स मतलब बायो मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म। जब आप अपने आसपास के लिविंग ऑर्गेनिजम्स को एज अ फर्टिलाइजर यूज करो, जैसे कि राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, ये बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सिंग करता है ना। नाइट्रोजन फिक्सिंग मतलब एनवायरमेंट की जो नाइट्रोजन है उसको इनटेक करता है, उसको सोल्यूबल नाइट्रोजनस कंपाउंड्स में कन्वर्ट करता है और उसको प्लांट्स को डिलीवर कर देता है। तो ये जो तरीका हुआ कि आप एनवायरमेंट की नाइट्रोजन को दे रहे हो, तो आप न्यूट्रिएंट ही तो सप्लाई कर रहे हो ना किसी तरीके से। तो जब लिविंग ऑर्गेनिजम्स को आप एज अ फर्टिलाइजर यूज कर सकते हो, विच इज कॉल्ड एज बायो फर्टिलाइजर। लास्ट है हमारा माइकोराइजा। माइकोराइजा एक तरीके की सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है बिटवीन अ सर्टेन काइंड ऑफ फंगाई एंड द प्लांट्स। तो कुछ फंगस होती है जो कि प्लांट्स के रूट्स पे फीड करती है, उसको प्लांट्स को डिलीवर करना, न्यूट्रिएंट्स डिलीवर करना सॉइल में से, ये सब काम करती है। तो बायो फर्टिलाइजर्स कुछ बैक्टीरियाज वगैरह लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं, माइकोराइजा इज अ फंगाई। बाकी ये जो 4 हमारी केमिकल्स होते हैं, ये दोनों केमिकल्स नहीं है लेकिन फर्टिलाइजेशन का काम करते हैं, इसलिए हम इसे फर्टिलाइजर्स कहते हैं। ठीक है। तो अब तक हमें ये समझ में आ गया कि प्लांट्स को कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है, कौन से न्यूट्रिएंट ज्यादा क्वांटिटी में, कौन से लेस क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होते हैं, और उनकी फुलफिलमेंट किस तरीके से की जा सकती है। ठीक है। तो आई गेस आपको न्यूट्रिएंट का पार्ट समझ में आ गया होगा। अब अगर हम प्रोडक्शन पे आगे बढ़ेंगे, तो न्यूट्रिएंट्स के बाद जो सेकेंड कॉम्पोनेंट है, जो सबसे ज्यादा क्वांटिटी में
प्लांट्स को चाहिए होता है ग्रो करने के लिए, वो क्या है? वाटर। और ये वाटर हम प्लांट्स तक पहुंचाते किससे हैं? एक प्रोसेस के थ्रू विच इज कॉल्ड एज इरिगेशन। ठीक है, तो अब हम एक नया टर्म यहाँ पे पढ़ रहे हैं विच इज इरिगेशन। आपने पहले भी सुना होगा। इरिगेशन एक्चुअली क्या होता है? इट इज अ प्रोसेस बाय विच यू कैन सप्लाई दी वाटर फ्रॉम कैनाल्स, रिवर्स, ट्यूबवेल्स, बहुत सारे सोर्सेज होते हैं वाटर के। तो फ्रेश वाटर थ्रू डिफरेंट सोर्सेज आप प्लांट्स तक कैसे पहुंचा सकते हो? आप जिस प्रोसेस से पहुंचाते हो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इरिगेशन। अब ये जो इरिगेशन है ना, ये क्यों जरूरी है? प्लांट्स तक पानी पहुंचाना, आपको ये तो पता है कि वाटर क्यों रिक्वायर्ड है? क्योंकि सारी जितनी भी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होती हैं वो वाटर से ही होती हैं, तो वाटर तो एसेंशियल है। और आप ये भी जानते हो कि हमारी अर्थ पे वाटर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना, वो इक्वल नहीं है। कहीं पे पानी बहुत ज्यादा है, कहीं पे पानी बहुत कम है। कहीं पे पानी है तो वो आइस के फॉर्म में जमा हुआ है, कहीं पे पानी सलाइन वाटर के फॉर्म में है। फ्रेश वाटर अर्थ पे, अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में भी फ्रेश वाटर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। मोस्ट ऑफ दी फार्मर्स जो होते हैं वो डायरेक्ट रेन वाटर पे डिपेंड करते हैं कि रेन होगी तब प्लांट्स को वाटर मिलेगा। इन केस अगर कहीं पे ऐसा होता है कि रेन नहीं होती या बहुत ज्यादा रेन हो जाती है, तो बहुत ज्यादा रेन से फ्लड के चांसेस आते हैं, उससे सारे के सारे क्रॉप्स खराब हो जाते हैं। रेनफॉल अगर कम होती है तो फिर वहां पे ड्रॉट की कंडीशन बन जाती है, प्लांट्स को पानी नहीं मिलता। सो एक्सेस ऑफ वाटर एंड शॉर्टेज ऑफ वाटर दोनों ही प्लांट्स के लिए हार्मफुल है। इसलिए जो फार्मर्स डायरेक्टली रेन पे डिपेंड करते हैं उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है और कई बार उनके सारे के सारे क्रॉप्स खराब हो जाते हैं। तो अब रेन पे हम डिपेंडेंट कंप्लीटली नहीं हो सकते, क्योंकि हम फोरकास्ट नहीं कर सकते कि रेन अच्छी होगी या नहीं होगी। और चलो फोरकास्ट कर भी लिया तो भी हमारे हाथ में है क्या कि रेन हो रही है या नहीं हो रही है। हमने सो तो कर दिया लेकिन पानी नहीं आया तो प्लांट्स कैसे ग्रो करेंगे? तो इसके लिए हमने क्या किया, इरिगेशन की अगर हमें फैसिलिटी है या हमें पता है कि हम इरिगेशन कैसे कर सकते हैं, जहां पे पानी ज्यादा क्वांटिटी में वहां से खींच के लेके आए और ऐसी जगह लाए जहां पे हमारा एग्रीकल्चर हो रहा है, जो हमारा फार्मिंग लैंड है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इरिगेशन। अब इरिगेशन बहुत सारे सोर्सेस से हो सकता है। इरिगेशन क्या है? पानी पहुंचाना ना। तो पानी कहाँ कहाँ से मिल सकता है? फर्स्ट है आपकी कैनाल्स। कैनाल्स क्या होता है? देखो, कुछ फार्मिंग लैंड होता है वो एकदम रिवर के पास में होता है, तो उनको तो रिवर से डायरेक्टली पानी मिल जाता है। लेकिन ऐसा लैंड जो कि रिवर से बहुत दूर होता है, वहां तक पानी पहुंचाने के लिए हम कैनाल्स बनाते हैं। कैनाल्स क्या होते हैं? ये इस तरीके के, जैसे अगर आपने अपने घर के आसपास कभी कोई नहर नाम सुना होगा। नहर ही क्या है? कैनाल ही है। जैसे कि ये मेन एक रिवर जा रही है, इस रिवर में बहुत सारा पानी है। अब आप क्या करो, यहाँ से थोड़े से ऐसे छोटे छोटे कैनाल्स बना दो, तो क्या होगा? बाकी पानी तो रिवर में जा रहा है लेकिन थोड़ा अमाउंट का पानी जो होगा वो यहाँ के डाइवर्ट हो जाएगा। फिर आप क्या करो, इस कैनाल को आपके कहीं से ऐसे डिवाइड कर दो। इस तरीके से आपने डिवाइड कर दिया तो आधा पानी यहाँ चला जाएगा, आधा पानी जाके यहाँ चला जाएगा। फिर आप इस कैनाल को डिवाइड कर दो। इस तरीके से आप क्या कर रहे हो, रिवर के पानी को ही डिवाइड करते करते रिवर के पानी के लिए आप रोड बना रहे हो अलग से, है ना, ताकि पानी उसमें फ्लो करते हुए, और मान लो ये मेरा लैंड है तो इस लैंड में ये पानी यहाँ पे आ सके। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें डायरेक्ट रिवर तक नहीं जाना पड़ेगा या रिवर से पंप करके पानी नहीं लाना पड़ेगा। रिवर में तो ऑलरेडी फ्लो से पानी बहता है, ये बात तो हमें पता है। तो हम क्या करेंगे, बस यहाँ से कैनाल्स बना देंगे, है ना, ऐसे छोटे छोटे स्पेसेस बना देंगे और वो कैनाल्स को भी हम डिवाइड करते जाएंगे ताकि वो अलग अलग एरियाज में पहुंच जाए। ऐसा नहीं सिर्फ एक ही कैनाल बनाया है तो पानी यहाँ से आया और बहुत ज्यादा फ्लो में आए तो पता चला है फ्लड की कंडीशन क्रिएट हो जाए, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, और ये जो कैनाल्स होते हैं ना, कहीं ना कहीं गेट्स बने होते हैं, जैसे डैम्स होते हैं ऐसे गेट्स बने होते हैं ताकि फ्लो ऑफ वाटर कंट्रोल किया जा सके। बहुत ज्यादा रिवर में पानी है, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में आया तो फ्लड की सिचुएशन ना आ जाए। शॉर्टेज अगर पानी का है कैनाल्स में तो ये गेट्स खोल दिए जाते हैं ताकि रिवर से पानी फिर से इसके अंदर आ सके। तो इस तरीके से वाटर का फ्लो कैनाल्स के थ्रू हम कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा सिस्टम होता है हमारा वाटर पहुंचाने का, विच इज टैंक सिस्टम, है ना। आपने देखा होगा कुछ बड़ी बड़ी ऐसी जगह होती हैं, जैसे टैंक्स बने होते हैं, उन टैंक्स में भी जो वाटर है आप उसको स्टोर करके रख सकते हो। अब वो टैंक्स में पानी रेन वाटर से भी आ सकता है, जैसे अभी पानी गिरा मान लो, तो अभी पानी गिरा तो अभी तो पानी बहुत सारा है, लेकिन जब बारिश चली जाएगी उसके बाद क्या हमारे पास पानी बचेगा? नहीं बचेगा। उस टाइम पे हमें पानी कहाँ से मिलेगा? तो उसके लिए हम टैंक्स बना के और वाटर को स्टोर करके रख सकते हैं। पानी जो भी गिरा वो टैंक में स्टोर हो गया। अब वो स्टोर्ड वाटर बाद में हम थोड़े थोड़े टाइम के बाद में यूज कर सकते हैं, जो स्टोर्ड वाटर है। तो वैसे टैंक्स बना सकते हैं।
इसके अलावा थर्ड पार्ट होता है हमारा वेल्स। कुएं तो आपने देखे ही होंगे, मुझे नहीं लगता आप में से कोई भी होगा जिसने कुआं ना देखा हो। अब जो वेल्स होते हैं ना, ये भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है डग वेल्स और एक होते हैं ट्यूब वेल्स। डग वेल्स क्या होते हैं, जिनको खोद के बनाया जाता है, वैसे दोनों को खोदना ही पड़ता है तभी तो अंडरग्राउंड वाटर आ पाता है। वेल्स आर द सोर्सेज ऑफ अंडरग्राउंड वाटर, है ना। वेल से आपको बेसिकली क्या मिलेगा, जो जमीन के अंदर पानी स्टोर्ड है वो पानी आपको वेल्स के थ्रू मिल सकता है। अब वेल आप कंस्ट्रक्ट कैसे करते हो, दो तरीके से, या तो आप वेल्स को खोद देते हो अच्छे से और फिर आप रस्सी बांधते हो, रस्सी से बकेट आप नीचे डालते हो, फिर आप बाहर पुल करते हो, है ना। अपने गांव में कई बार ऐसे किया, किसी मूवीज में, अगर आप कभी गांव नहीं गए हो तो आपने मूवीज वगैरह में ऐसा देखा होगा कि बाल्टी है, बाल्टी को ऐसे रस्सी से डाला, पानी आया और उसको खींच लिया। दिस इज दी डग वेल्स। इसके अलावा ट्यूबवेल्स क्या होते हैं, जो हैंडपंप वाला आपने सिनेरियो देखा होगा, जैसे हैंडपंप चलाते हैं और उससे फोर्सफुली नीचे से पानी बाहर आता है। तो ये भी वही सेम फिनोमेनन है कि जो अंडरग्राउंड वाटर है वो बाहर आ रहा है, लेकिन इसमें डग वेल में आपको खुद से खींचना पड़ता है। इसमें पंपिंग सिस्टम होता है ना, जो हैंडपंप्स होता है उसमें पंपिंग सिस्टम नीचे होता है, जिससे पानी जो है वो खिंच के ऊपर आता है और आप तक पानी पहुंच सकता है। तो वेल्स दो तरीके के हो गए। अब इसके बाद नेक्स्ट है हमारा रिवर लिफ्ट सिस्टम। रिवर लिफ्ट सिस्टम, अब जो एरियाज रिवर के पास में होते हैं उनको कैनाल्स की जरूरत नहीं है, वो क्या कर सकते हैं, वो डायरेक्ट रिवर से ही पानी को गेन कर सकते हैं, पानी ले सकते हैं वहां से। तो रिवर लिफ्ट सिस्टम क्या होता है, इट इज काइंड ऑफ सिस्टम वेयर द वाटर कैन बी यूटिलाइज्ड डायरेक्टली थ्रू द रिवर। आप रिवर से ही डायरेक्टली पानी लेके आ सकते हो और आप अपने फार्मर्स को यूज कर सकते हो। दिस इज द रिवर लिफ्ट सिस्टम। नेक्स्ट है हमारा रिवर वैली सिस्टम। ये एक्चुअली ये वाला जो सिस्टम है ना, ये हर जगह पर नहीं मिलता है। कुछ कुछ हमारे स्टेट्स हैं जैसे कर्नाटका वगैरह, जो थोड़े लो लाइन एरियाज होते हैं, वो क्या करते हैं, जब पानी गिरता है, बारिश गिरती है, तो उस टाइम पे ऊपर से, जैसे नॉर्दर्न एरिया है, वहां से पानी बहते बहते साउथ में आता है ना। तो ये जो पानी रिवर का बहते बहते आ रहा है, इस पानी को कलेक्ट कर लिया जाए कि इस यहाँ पे लैंड पे कोई भी ऐसे क्रॉप्स हैं जिनको पानी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, उनको ग्रो किया जाए। So this is river valley system. Now the last one is drip irrigation and sprinkler system. ठीक है, आप लोगों ने कभी अगर आप खेत के आसपास कहीं पे गए हो तो आपने स्प्रिंकलर्स देखे होंगे, ऐसे पाइप जैसा कुछ बना रखा होता है और वैसे घूमता रहता है। वो घूमता है तो ऐसे शार जैसा, जैसे फाउंटेन्स में से कैसे पानी गिरता है ना, ऐसे शार जैसा पानी गिरता है और वो पूरे पार्ट में से स्प्रेड हो जाता है। तो उसके एरिया में सर्कुलर मोशन रहता है वो, तो सर्कुलर पाथ में जितने भी प्लांट्स होते हैं उन सारे प्लांट्स को वाटर मिल जाता है। इसका फायदा ये होता है ना, क्योंकि स्प्रिंकलर्स है, शार के फॉर्म में डायरेक्ट पानी नहीं गिर रहा है, तो पानी का वेस्टेज स्प्रिंकलर सिस्टम से हम बहुत ज्यादा बचा सकते हैं। और ऐसे अगर बहुत बड़ा लैंड है तो उसमें बहुत सारे ऐसे स्प्रिंकलर्स थोड़ी थोड़ी दूरी पर लगाए जाते हैं, ताकि सारे जितने भी प्लांट्स हैं सबको पानी मिल सके। ड्रिप इरिगेशन क्या होता है, ड्रिप इरिगेशन भी स्प्रिंकलर जैसा ही है। स्प्रिंकलर में फाउंटेन होता है, ड्रिप में ड्रॉप ड्रॉप गिरता है। जैसे मान लो एक रोज है, इस तरह से रोज है जहाँ पे प्लांट्स लगे हुए हैं, यहाँ एक प्लांट है, यहाँ एक प्लांट है, यहाँ एक प्लांट है, तो इसी के पास में ऐसा पाइप लगा दिया जाता है, उस पाइप से ऐसे टैप जैसे से कुछ कनेक्टेड रहता है और इन टैप से ड्रॉप ड्रॉप पानी गिरता है। ठीक है, एक एक ड्रॉप पानी नीचे गिरता है, जैसे कि यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ से एक ड्रॉप पानी नीचे गिरा, एक ड्रॉप पानी, एक ड्रॉप पानी, तो ड्रॉप ड्रॉप में गिरता है तो पानी प्लांट्स को मिलता भी जाता है और वेस्टेज नहीं होता है ना। तो ड्रिप और स्प्रिंकलर दोनों ही वाटर के वेस्टेज को प्रिवेंट करने का बहुत अच्छा सोर्स है। तो ये है हमारे 6 टाइप्स ऑफ इरिगेशन सिस्टम। अब कई बार ऐसा होता है ना कि वेल जो है वो ग्राउंड वाटर है, लेकिन ग्राउंड का पानी पूरा सूख गया। कभी कैनाल्स और रिवर्स वैली या रिवर लिफ्ट सिस्टम जो है ये रिवर्स पे डिपेंड करता है, रिवर्स सूख गई तब क्या होगा, उन कंडीशंस में इरिगेशन कैसे होगा, प्लांट्स को वाटर कैसे अवेलेबल होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमें ऐसे कुछ सिस्टम बनाने हैं, हमें कुछ ऐसा मैनेजमेंट क्रिएट करना है जिससे इन केस अगर ये सारी चीजें नहीं होती, अंडरग्राउंड सिस्टम नहीं वर्क कर रहा है या फिर रिवर्स नहीं है, तब हम क्या कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, अंडरग्राउंड वाटर को एनरिच करना है, अंडरग्राउंड वाटर में वाटर लेवल को इंक्रीज करना है। इसके दो मेन मेथड हो सकते हैं, एक होता है वाटर हार्वेस्टिंग या आप कह सकते हैं इसको रेन वाटर हार्वेस्टिंग। आप लोगों ने सुना होगा रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में, है ना। जब आप लोग आजकल हम लोग अपने घर में भी करते हैं, अपने घर पे जैसे ही पानी गिरता है तो पहले क्या होता था, छत पे पानी गिरा वो पूरा का पूरा बह जाता था, उसको हम यूज नहीं कर पाते थे।
बट अब हमने क्या किया है, अपनी अपनी छतों पे जो भी पानी गिरता है उसको एक पाइप से कनेक्ट कर देते हैं। वो पाइप घर के नीचे अंडरग्राउंड में जाके एक टैंक बना होता है, उस टैंक से कनेक्टेड रहता है। वो पूरा का पूरा पानी जाके नीचे उस टैंक में स्टोर हो जाता है। तो वो पानी जो पहले बह जाया करता था, अब हमने उसे स्टोर कर लिया। अब वो कलेक्टेड फॉर्म में है, हम उसको यूज कर सकते हैं। मतलब बारिश बहुत हो जाए लेकिन अगर पानी बह गया तो हमारे यूज का क्या रहा, है ना। इसलिए स्टोर करना जरूरी है। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग से हम अपना ग्राउंड वाटर लेवल इंक्रीज कर सकते हैं अगर हम बारिश के पानी को जोड़ के या कलेक्ट करके रखें। इसके अलावा हम रिवर्स के ऊपर ना छोटे छोटे से डैम्स बना सकते हैं अंडर वाटर शेड मैनेजमेंट। एक होता है वाटर शेड मैनेजमेंट। इसमें आप क्या करोगे, जितने भी आपके रिवर्स होते हैं उन पे आप अगर छोटे छोटे से डैम्स बनाओ तो वो डैम्स क्या करेंगे, पानी को रोक के रखेंगे। जब तक पानी वहीं रहेगा तब तक वो पानी क्या करेगा, फैलेगा, ग्राउंड में जाएगा। ग्राउंड में जाएगा तो ग्राउंड में जाके धीरे 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 स्टोर होता जाएगा। और अगर आपने इस पानी को स्टोर नहीं किया तो ये क्या पानी होगा, तो बह जाएगा और डायरेक्टली ओशन में चला जाएगा। तो वाटर को थोड़े टाइम के लिए एक जगह पर रोक के रखना सो दैट वो अंडरग्राउंड में जाके एक्यूमुलेट हो जाए। दिस इज कॉल्ड एज वाटर शेड मैनेजमेंट। तो ये दो तरीके हैं जिनसे आप अंडरग्राउंड वाटर लेवल को इंक्रीज कर सकते हो बाय conserving the rainwater and by making small dams over the rivers so that the water can be collected। और ये सिर्फ हमारे इरिगेशन सिस्टम है, मतलब इरिगेशन हमारी कंट्री में इन मेथड से हो सकता है। अब अगर हम इरिगेशन के एडवांटेजेस की बात करें तो आई डोंट थिंक सो कि मुझे आपको बताने की जरूरत है कि इरिगेशन के क्या क्या एडवांटेजेस हैं। अगर इरिगेशन सिस्टम अच्छा नहीं हो किसी भी कंट्री का तो उसका क्रॉप्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है ना। ये आई डोंट थिंक मुझे आपको डिस्क्राइब करने की जरूरत है। आप खुद समझदार हो, आपको पता है कि पानी कितना जरूरी है हमारे लिए भी और क्रॉप्स के लिए भी। अब हमने ये तो देख लिया कि इतनी इतनी मेथड से हम पानी पहुंचा सकते हैं, लेकिन किस क्रॉप को कितने पानी की जरूरत है, कम जरूरत है या ज्यादा जरूरत है, कितना इरिगेशन करना चाहिए, कितना नेसेसरी है, इसका भी नॉलेज हमें होना चाहिए। तो इरिगेशन दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। फर्स्ट ऑन द नेचर ऑफ क्रॉप्स एंड द सेकेंड वन इज ऑन द नेचर ऑफ सॉइल। मतलब कि हमारा क्रॉप कैसा है, हमारे क्रॉप को कितने पानी की जरूरत है। कम पानी में ही अच्छी यील्ड मिल जाएगी कि उसको बहुत ज्यादा पानी आपको देना पड़ेगा। जैसे आपको पता है कि वीट जो है वो कम पानी में भी ग्रो कर सकता है, लेकिन राइस को बहुत ज्यादा पानी की रिक्वायरमेंट है। तो अगर आपके पास पानी कम है और आप राइस ग्रो कर रहे हो तो आपका क्रॉप खराब हो जाएगा। और अगर आपके पास ज्यादा पानी और आप वीट ग्रो कर रहे हो तो वीट भी उतना ज्यादा पानी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और हो सकता है वो क्रॉप भी खराब हो जाए। तो आपको ये पता होना चाहिए कि किस क्रॉप को कितने पानी की जरूरत है, आपके पास उसे देने के लिए इतना पानी सफिशिएंट है या नहीं है। उसी के बेसिस पे आपको अपना क्रॉप सिलेक्ट करना चाहिए ग्रो करने के लिए। सिमिलरली सॉइल के नेचर पे भी डिपेंड करता है कि इरिगेशन कितना होगा। अब जैसे आपको पता है सैंडी सॉइल के जो पार्टिकल्स होते हैं काफी बड़े बड़े होते हैं, है ना, उनके बीच में एयर स्पेसेस बहुत ज्यादा होता है। और सैंडी सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत कम होती है, ये पानी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। आप सैंड में जब पानी डालोगे तो पानी नीचे चला जाएगा, होल्ड करके नहीं रख पाएगा, ठीक है। और इसके ऑपोजिट में अगर क्लेई सॉइल है मान लो, तो क्ले को आपने देखा है ना कैसा होता है, ऐसा चिपचिपा सा होता है। आप थोड़ा सा भी पानी डालो तो बहुत देर तक वो गीला रहता है। इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी है और इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत कम है। अगर आपने इसमें कोई प्लांट ग्रो किया है तो जैसे आपने पानी डाला, पानी तो चला गया, प्लांट को तो पानी मिला ही नहीं ना, क्योंकि होल्ड ही नहीं कर पाया, तो पानी प्लांट तक पहुंच ही नहीं पाया। तो सैंडी सॉइल में आपको पानी बहुत ज्यादा देना पड़ेगा, जबकि क्ले सॉइल में आप थोड़ा भी दोगे वो होल्ड करके रखेगा। जब तक प्लांट उसे एब्जॉर्ब ना करे तब तक वो पानी रहेगा, पानी बहेगा नहीं। तो अगर आपकी क्ले सॉइल है तो इस केस में आप पानी कम दोगे, और अगर आपकी सैंडी सॉइल है तो आप पानी ज्यादा दोगे। तो सॉइल के नेचर पे भी डिपेंड करता है कि आपको कम पानी देना है, ज्यादा पानी देना है, इरिगेशन कितना होगा, कैसा होगा, इसके लिए आपको इसका नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो अभी तक हमने देखा कि हम न्यूट्रिएंट्स और वाटर किस किस मेथड के थ्रू प्लांट्स को प्रोवाइड कर सकते हैं। अब जो हमारा थर्ड मेन फैक्टर है जो कि हमारे प्लांट्स की यील्ड को इम्पैक्ट करता है वो है क्रॉपिंग पैटर्न। क्रॉपिंग पैटर्न मतलब आप किस तरीके से अपने प्लांट्स को ग्रो कर रहे हो। अब देखो, आपको पता है कि हमारे आसपास या अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में क्लाइमेटिक कंडीशंस एक जैसी नहीं होती। कभी बहुत गर्मी पड़ जाती है, कभी बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है। तो फार्मर्स क्या करते हैं, दे कांट टेक रिस्क, क्योंकि अगर उन्होंने एक लैंड पे एक क्रॉप ग्रो किया है
और मान लो क्लाइमेटिक कंडीशन खराब हो गई, वो सारी की सारी जितना भी क्रॉप है वो खराब हो जाएगा, उनको कोई प्रॉफिट हो पाएगा क्या? नहीं, सारी की सारी मेहनत खराब हो जाएगी। तो टू रिड्यूस द रिस्क फार्मर क्या करते हैं, एक क्रॉप ग्रो करने की बजाय वो उसी लैंड पे 2 क्रॉप्स ग्रो करते हैं, क्योंकि अगर दोनों अच्छे ग्रो हो गए तो अच्छा है, प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। इन केस क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज भी होती है तो एक क्रॉप खराब होगा ना, दूसरा क्रॉप तो अच्छा रह सकता है, उससे उन्हें प्रॉफिट अर्न हो सकता है। तो 100% लॉस हो जाए उससे बेटर है कि 50-50 हो। तो हमारे यहाँ के फार्मर्स क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉपिंग पैटर्न्स अप्लाई करते हैं, परफॉर्म करते हैं, जिससे कि उनका जो रिस्क है क्रॉप फेलियर का वो कम हो सके। तो अब हम देखते हैं ये क्रॉपिंग पैटर्न्स कौन कौन से हैं। फर्स्ट जो होता है वो होता है मिक्स्ड फार्मिंग, ठीक है। फर्स्ट वन इज अ मिक्स्ड फार्मिंग। अब मिक्स्ड जैसे नाम समझ में आ रहा है, मिक्स कर दिया जाता है, 2, 3, 4 क्रॉप्स जैसे भी होते हैं फार्मर सिलेक्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, कि किसको कितना पानी चाहिए, किसको कितने न्यूट्रिएंट्स चाहिए, रिसोर्सेस हमारे पास कैसे हैं, हमारे पास कितना पानी है, कितने सॉइल में न्यूट्रिएंट्स हैं, इस सबको कैलकुलेट करके 2 या 3 क्रॉप्स वो लोग सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद क्या कहते हैं, जितने भी बीज आते हैं, सीड्स आते हैं, उन सारे सीड्स को मिला देते हैं। मिलाने के बाद उसको पूरे से बिछा देते हैं, बिछाना मतलब सोइंग कर देते हैं, अलग अलग नहीं करते, इकट्ठे सारे सीड्स को मिला के और फिर सोइंग करते हैं। सोइंग करने के बाद आपको पता है एज यूजुअल प्लांट जो होगा ग्रो करेगा, प्लांट ग्रो करेगा। लेकिन अब क्या हो रहा है, आपने 2 या 3 प्लांट्स एक साथ ग्रो किए हैं, इसके एडवांटेजेस क्या है, रिड्यूस हो गया है आपका रिस्क। एक प्लांट अगर खराब भी होता है, दूसरा प्लांट से आपको आपकी अर्निंग हो सकती है, दोनों प्लांट्स अच्छे हो गए तो कोई बात ही नहीं है ना। इसके अलावा इसके ड्रॉबैक्स ये रहते हैं कि मिक्स्ड फार्मिंग में आप दोनों प्लांट्स को आप, क्योंकि आपने सेम कर दिया ना, एक ही जगह पे सारे प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं, अब आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हो, तो जब आपको हार्वेस्टिंग करनी होती है तब आपको बहुत डिफिकल्टी होगी। प्लस आप फर्टिलाइजर्स दे रहे हो, पेस्टिसाइड्स दे रहे हो, सब आप इक्वल अमाउंट में ही दोनों को दे रहे हो, है ना। ऐसा नहीं है कि एक को ज्यादा चाहिए तो उसको ज्यादा दे दो, एक को कम चाहिए तो उसको कम दो, नहीं, क्योंकि हर प्लांट की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है ना। तो ऐसा नहीं कर सकते कि एक को कम तो एक को ज्यादा दो, उनको सबको इक्वली ही देना पड़ता है, जिससे बहुत ज्यादा लॉस भी आपके फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड का हो सकता है, अननेसेसरी यूसेज हो रहा है ना। तो मिक्स्ड फार्मिंग से एक बेनिफिट तो ये है कि आपका लॉस जो होता है वो कम हो जाता है, आप ज्यादा क्रॉप्स ग्रो कर सकते हो, एक ही बार में आपने 2-3 क्रॉप्स ग्रो कर दिए तो आपको क्रॉप भी ज्यादा मिल जाएंगे, आपकी फैमिली की रिक्वायरमेंट भी फुलफिल हो जाएगी। मान लो कि आपने मेज भी एक ही बार में, वीट भी एक ही बार में, और एक आध कोई वेजिटेबल भी आपने साथ में लगा दिया, तो अब आपको किसी और फार्मर पे डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं, एटलीस्ट आपकी फैमिली की फूड रिक्वायरमेंट्स तो आप खुद ही फुलफिल कर सकते हो, है ना। तो ऐसे भी फार्मर्स की थिंकिंग रहती है, जिस वजह से वो लोग मिक्स फार्मिंग करते हैं। लेकिन अब क्योंकि मिक्स फार्मिंग के कुछ नुकसान है, तो उसका एक ऑल्टरनेटिव आया, इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग में क्या होता है, ये भी एक तरीके से मिक्स फार्मिंग जैसा ही होता है, इसमें भी एक लैंड पे 2 या 3 क्रॉप्स एक साथ ग्रो किए जाते हैं। लेकिन मिक्स फार्मिंग में क्या करते थे, सारी सीड्स को मिक्स कर देते थे और सारे इकट्ठा ग्रो करते थे, तो एक ही जगह पर वीट भी उग रहा है, एक ही जगह पे मेज भी उग रहा है, एक ही जगह पे सोयाबीन भी उग रहा है, तो उसको डिफरेंशिएट करना मुश्किल होता था। इंटरक्रॉपिंग में क्या करते हैं, रोज बना देते हैं, है ना, इस तरीके से रोज बना दी। अब इस रो में वीट ग्रो कर रहा है, इसमें मेज ग्रो कर रहा है, इसमें सोयाबीन ग्रो कर रहा है, फिर वीट मेज सोयाबीन, फिर वीट मेज सोयाबीन। तो इससे फायदा क्या होता है कि फार्मर को पता है कि वीट को जिस न्यूट्रिएंट की जरूरत है सिर्फ वही वाला फर्टिलाइजर यहाँ डाला जाए, यहाँ न डाला जाए। किसी ऐसे पेस्टिसाइड की जरूरत है या ऐसा कोई पेस्ट है जो सिर्फ मेज पे लगता है, इन दोनों पे नहीं लगता, तो वो जो पेस्टिसाइड है वो सिर्फ यहाँ छिड़के, यहाँ और यहाँ ना छिड़के। सो फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड दोनों का यूसेज, अननेसेसरी यूसेज कम हो सकता है इन केस ऑफ इंटरक्रॉपिंग, है ना। इसमें रोज बना दी जाती है इस तरीके से। प्लस जब हार्वेस्टिंग होती है तब भी इजी पड़ता है, आप वीट को इकट्ठा कर लो, फिर आप मेज को इकट्ठा कर लो, तो रोज में रहता है तो थोड़ा सिस्टमैटिक अरेंजमेंट होता है, इट इज इजियर। जबकि दूसरी जो मेथड है मिक्स्ड क्रॉपिंग की थी, एक ही रो में अगर सब है, यहाँ पे वीट भी है, मेज भी है, वीट भी है, मेज भी है, तो फिर आप क्या करोगे, कंफ्यूज हो जाओगे ना, कौन सी चीज पहले करनी है, कौन सी बाद में करनी है, कौन सा प्लांट कौन सा है, कौन सा प्लांट कौन सा है, वो सब बहुत वैसा हो जाता है, हौच पौच हो जाएगा। तो इंटरक्रॉपिंग एक सिस्टमैटिक मेथड है और एक ऑल्टरनेटिव है मिक्स्ड फार्मिंग का, ठीक है ना। थर्ड हमारा होता है क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन इसमें क्या किया जाता है, आपको ऑलरेडी पता है कि जितने भी क्रॉप्स हैं वो न्यूट्रिएंट लेते हैं,
लेकिन हर प्लांट की न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। कोई प्लांट ऐसा होता है जिसको नाइट्रोजन बहुत ज्यादा चाहिए, किसी को कैल्शियम बहुत ज्यादा चाहिए, किसी को पोटेशियम बहुत ज्यादा चाहिए। तो मान लो मैंने अभी एक ऐसा प्लांट शो किया है, एक ऐसा प्लांट यहाँ पे अभी मैं उगाने जा रही हूँ जिसको नाइट्रोजन बहुत ज्यादा लगता है। उसने क्या किया, पूरा का पूरा नाइट्रोजन ले लिया। अब अगर नाइट्रोजन सॉइल में से जा चुका है और मैं दोबारा से वही का वही क्रॉप लगा दूंगी, नेक्स्ट ईयर जैसे हार्वेस्टिंग हो गई, कट किया, दोबारा से सोइंग करने की बारी आई और मैंने दोबारा अगर वही क्रॉप ग्रो करने के लिए रख दिया, तो उस क्रॉप को नाइट्रोजन मिलेगा क्या? नहीं, क्योंकि नाइट्रोजन तो खत्म हो चुका है ना। पिछले वाले प्लांट में सारा का सारा नाइट्रोजन ले लिया था। तो बाकी के न्यूट्रिएंट है लेकिन नाइट्रोजन नहीं है। अब नाइट्रोजन दोबारा डालने के लिए या तो मैं फर्टिलाइजर मैन्योर डालूं, या फिर हम एक और तरीका कर सकते हैं, क्रॉप रोटेशन। मैं एक ऐसा प्लांट ग्रो करूं जिसको नाइट्रोजन की जरूरत कम होती है और दूसरे एलिमेंट की जरूरत ज्यादा होती है, ताकि वो जो प्लांट है वो दूसरा एलिमेंट ले ले और तब तक उतने टाइम में नाइट्रोजन फिर से रिप्लेनिश हो जाएगा। फिर इसके बाद थर्ड राउंड जब होगा तो हो सकता है कि हम दोबारा से पुराना वाला प्लांट ग्रो कर दें। तो इस तरीके से आप चेंज करते जाते हो, हर साल आप प्लांट ग्रो कर रहे हो और हर साल आप अलग अलग प्लांट ग्रो कर रहे हो, ताकि आपका जो सॉइल है उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स मेंटेन रहे। एक न्यूट्रिएंट कम होता है तो दूसरा प्लांट आए जो दूसरा न्यूट्रिएंट ले, तब तक ये वाला न्यूट्रिएंट बढ़ जाए, है ना। तो सारे न्यूट्रिएंट बैलेंस्ड रहे, विच इज कॉल्ड एज क्रॉप रोटेशन। तो आई होप आपको ये 3 टाइप ऑफ क्रॉपिंग पैटर्न, मिक्स्ड फार्मिंग, इंटरक्रॉपिंग और क्रॉप रोटेशन क्यों करते हैं और कैसे करते हैं, ये समझ में आ गया। तो अभी हमने देखा कि जब हम क्रॉप प्रोड्यूस करने जाते हैं उस टाइम पे हम न्यूट्रिशन, वाटर और कब कैसा क्रॉप यूज करना है, तो क्रॉपिंग पैटर्न, ये तीनों चीजें कैसे डिसाइड कर सकते हैं और उनकी क्या क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। अब हम बात करते हैं अपने सेकेंड टाइप ऑफ मैनेजमेंट की, विच इज क्रॉप वेराइटी मैनेजमेंट। हमने प्रोडक्शन मैनेजमेंट देख लिया, अब हमें उसकी वेराइटी भी देखनी है। वेराइटी इन द सेंस, जो भी प्लांट ग्रो कर रहा है, जैसे वीट का कोई प्लांट है तो वो जो वीट है उसकी क्वालिटी एनहांस हो प्लस क्वांटिटी एनहांस हो। आपको पता है कि स्पीशीज होती है बहुत सारी, एक प्लांट की भी डिफरेंट स्पीशीज होती है। कोई स्पीशीज होती है जिसका प्लांट तो बहुत बड़ा होता है लेकिन ग्रेन छोटे छोटे आता है, टेस्ट भी नहीं होता। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि बहुत बड़े बड़े ग्रेन्स देते हैं जिसमें न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा होता है। तो एक ही वीट है लेकिन वीट के प्लांट्स अलग अलग है, उसकी स्पीशीज अलग अलग है। तो हम क्या करें, हम ऐसी स्पीशीज सेलेक्ट करें जो कि आपको डिफरेंट वेराइटीज दें, जिनकी क्वालिटी भी अच्छी हो और जिनकी क्वांटिटी भी अच्छी। इसके लिए एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। मान लो कि एक मैंगो है, ठीक है, लेकिन ये बहुत छोटा सा मैंगो है, ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन जब आप इसे खाते हो ना तो बहुत मीठा है, बहुत टेस्टी है, बहुत मीठा है। दूसरा मैंगो है जिसका साइज तो बहुत ज्यादा बड़ा है ना, लेकिन जब आप इसे खाते हो ना खट्टा सा है, ज्यादा टेस्टी नहीं है। एक का साइज छोटा है लेकिन एक का साइज बड़ा है, दो अलग अलग प्लांट से हुए हैं। बट अब मैं चाहती हूँ कि मुझे एक ऐसा मैंगो मिले जो मीठा भी हो और उसका साइज भी बड़ा हो। तो हम क्या कर सकते हैं, इसकी वैरायटी को इम्प्रूव करने के लिए बहुत सारी मेथड्स यूज कर सकते हैं। या तो हम इनकी क्रॉस ब्रीडिंग करा दें, है ना, इसके प्लांट और इसके प्लांट के बीच में क्रॉस ब्रीडिंग करा दें। क्रॉस ब्रीडिंग मतलब समझते हो क्या होता है, एक प्लांट का पॉलन ग्रेन दूसरे प्लांट की ओवरी से मिक्स कराएं, ताकि जो नया प्लांट डेवलप हो उसमें दोनों के कैरेक्टर्स हो और दोनों के बेनिफिट वाले कैरेक्टर्स। ऐसा नहीं कि इसका छोटा साइज ले लिया और इसका खट्टापन ले लिया तो छोटा और खट्टा है, ऐसा ना। उसके जो यूजफुल ट्राइड्स हैं, ये जो हमें डिजायरेबल ट्राइड्स हैं, वही उस प्लांट में आए। जैसे कि इसका मीठापन आए और इसका साइज आए, ताकि हमें इनके क्रॉसिंग से जो नया मिले वो हेल्दी भी हो, साइज में भी बड़ा हो और मीठा भी हो, ऐसा मैंगो हमें मिले। तो ये चीज हम जब करते हैं ना, इसी को हम बोलते हैं क्रॉप वेराइटी मैनेजमेंट। हम क्या कर रहे हैं, क्रॉप की वेराइटी को एनहांस कर रहे हैं, उसकी क्वालिटी को एनहांस कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से हम राइस को, वीट को, हमारे जो वेजिटेबल्स हैं उन सबको, उनकी क्वालिटीज भी बाय क्रॉस ब्रीडिंग और जेनेटिक रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, इन सब से हम क्वालिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें कि हमें वैरायटी को इंक्रीज करने की या इसको एनहांस करने की जरूरत क्यों है, इसके बहुत सारे रीजन। पहला, हमें चाहिए हाई ईल्ड। हम चाहते हैं कि हमारे जो क्रॉप्स हो वो कम टाइम में, कम जगह में ज्यादा क्रॉप ग्रो करें। मान लो कि हमारे पास लैंड में 10 क्रॉप्स हैं, 10 प्लांट्स हैं, वो 10 प्लांट सिर्फ 1 टन ग्रेन दे पा रहे हैं। मैं इसकी वेराइटी को इंक्रीज कर दूं ताकि वही 10 प्लांट्स 2 टन दे पाए, मैं उसकी जो क्वांटिटी उसको डबल कर दूं। एक प्लांट में पहले 10 फल लग रहे थे, अब मैं चाहती हूँ उसमें 20 फल लगने लगे।
तो मैं अगर उसकी वैरायटी को इम्प्रूव कर दूंगी तो ऐसा पॉसिबल है ना। तो हायर ईल्ड, हम चाहते हैं हमारी जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज हो जाए। वो किसकी वजह से हो सकती है? वैरायटी को इम्प्रूव करके। तो सेकेंड होता है इम्प्रूव्ड क्वालिटी, है ना। तो अब आपको क्या करना है, ऐसा नहीं करना है कि एक प्लांट है, उस प्लांट में आपने 10 की जगह 20 मैंगोज तो ग्रो करवा दिए, तो आपने ईल्ड तो बढ़ा दी, लेकिन उसकी क्वालिटी खराब हो गई, मीठे की जगह खट्टा आने लगे, तो वो 20 की 20 किसी काम के नहीं रहेंगे। तो हमें क्या करना है, ईल्ड बढ़ानी है, क्वांटिटी बढ़ानी है, साथ साथ उसकी क्वालिटी को भी इंक्रीज करना है। दैट इज द मेन मोटिव ऑफ द वैरायटी मैनेजमेंट। इसके अलावा थर्ड हमारा होता है बायोटिक एंड एबायोटिक रेजिस्टेंस। ठीक है, बायोटिक एंड एबायोटिक रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? रेजिस्ट करना, है ना, कुछ होने से बचाना अपने आप को। जैसे हम रेजिस्टेंट टू कोरोना वायरस हो जाए, है ना, कोरोना वायरस हम पर अटैक करे तो भी उसका हम पे कोई असर ना, हम रेजिस्ट कर रहे हैं, उसको दूर धकेल रहे, अपोज कर रहे हैं। तो बायोटिक और एबायोटिक रेजिस्टेंस मतलब, बायोटिक आपको पता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स, कोई भी प्लांट जब लिविंग ऑर्गेनिज्म पे फीड करे, चाहे वो बैक्टीरिया हो, वायरसेस हो, जो डिजीज कॉज कर सकते हैं, उससे इनकी रेजिस्टिविटी बढ़ जाए, उस पर अटैक करने आएगी तो भी वो अटैक होने न दे, उसको भगा कि हाँ तुम्हारा हम पर कोई असर नहीं होगा, हम तुमसे रेजिस्टेंट है, ऐसा, ताकि उनको कोई डिजीजेस ना हो, तो उसकी रेजिस्टिविटी बढ़ाए। एबायोटिक रेजिस्टिविटी मतलब जैसे रेडिएशंस हैं कुछ, है ना, ये पानी बहुत ज्यादा गिर रहा है या कुछ भी एनवायरमेंटल इफेक्ट्स हो रहे हैं, तो उन एनवायरमेंटल इफेक्ट्स का भी हमारे प्लांट्स के ऊपर कोई असर ना हो, तो एबायोटिक कंपोनेंट्स भी कोई असर ना कर पाए और बायोटिक भी ना कर पाए, उससे हमारे प्लांट्स रेजिस्ट रहे, रेजिस्टिविटी शो करें। दिस इज द बायोटिक एंड एबायोटिक रेजिस्टेंस। फोर्थ वन हमारा चेंज इन मैच्योरिटी ड्यूरेशन, चेंज इन मैच्योरिटी ड्यूरेशन। अब इसका क्या मतलब हुआ? आपको पता है हर प्लांट का एक टाइम पीरियड होता है ना, कि आपने उसको कब सो किया है तब वो हार्वेस्ट हो जाएगा। कुछ प्लांट होते हैं जो 10 to 15 डेज में ही हो जाते हैं ग्रो, कुछ होते हैं ऐसे जो एनुअल प्लांट्स होते हैं जिनको पूरा साल भर लग जाता है। तो हर एक प्लांट का अलग अलग ड्यूरेशन होता है मैच्योर होने का। हम चाहें कि एक प्लांट है जो एनुअल प्लांट था, जिसको पूरे 12 महीने लगते थे मैच्योर होने में, हम ऐसा कुछ करें जिससे वो 12 मंथ्स का ड्यूरेशन 6 मंथ्स में कन्वर्ट हो जाए, 12 की जगह वो 6 मंथ्स में ही मैच्योर हो जाए। तो जितने प्लांट्स आप एक साल में लगा पा रहे थे, अब आप एक साल में उसके डबल कर पाओगे, क्योंकि 6 मंथ्स में उतने प्लांट्स ग्रो हो जाएंगे। तो आप क्या करो, उसकी वैरायटी चेंज करके उसका स्ट्रक्चर ऐसा चेंज कर दो प्लांट का, ताकि उसका मैच्योरिटी ड्यूरेशन भी चेंज हो जाए, कम टाइम में ज्यादा क्रॉप्स ग्रो हो पाए। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा फोटो सेंसिटिविटी, फोटो इनसेंसिटिविटी, है ना, इनसेंसिटिविटी एंड सिमिलरली थर्मो इनसेंसिटिविटी। फोटो का मतलब आपको पता है क्या होता है? फोटो मीन्स लाइट। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो लाइट से, या थर्मो मीन्स होता है हीट से, बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है। थोड़ी लाइट आई है, थोड़ी ज्यादा अमाउंट में लाइट आई तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाते और वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते। बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं। तो हम क्या करें, प्लांट्स की वैरायटी ऐसी चेंज करें ताकि वो फोटो और थर्मो मतलब लाइट प्लस हीट दोनों से इनसेंसिटिव हो जाए, कितने भी आप रेडिएशन डालो उन पर कोई असर ना हो। दिस इज कॉल्ड एज फोटो और थर्मो इनसेंसिटिविटी। तो ये भी हम डेवलप करा सकते हैं। इसके अलावा डिजायरेबल एग्रोनॉमिक ट्राइट्स, डिजायरेबल एग्रोनॉमिक का मतलब होता है, ट्राइट्स का मतलब होता है कैरेक्टर्स, है ना। प्लांट में कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो हम चाहते हो कि प्लांट के अंदर हो, है ना। वीट का ग्रेन का साइज कुछ ऐसा हो, एक प्लांट में इतने क्रॉप्स ग्रो करें, इतने ग्रेन्स मिल जाए हमें, इसका साइज ऐसा हो, इसका टेस्ट ऐसा हो जाए, कुछ ऐसे ट्राइट्स होते हैं, इसका हाइट ऐसी हो, है ना। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो बड़े बड़े हो जाते हैं, उनको हैंडल करना मुश्किल होता है, तो वो छोटे ही रहें, बहुत ज्यादा उनकी लेंथ ना बढ़े, है ना। कुछ ऐसे ट्राइट्स हैं जो फार्मर्स चाहते हैं उनकी कन्वीनियंस के लिए हो, उन्हें हम बोलते हैं एग्रोनॉमिक ट्राइट्स। इन एग्रोनॉमिक ट्राइट्स को भी हम जैसा चाहते हैं वैसा हम प्लांट्स को बना सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वन है हमारा वाइडर अडैप्टेबिलिटी। अडैप्टेबिलिटी का मतलब आपको पता है क्या होता है? अडैप्ट करना अपने आप को अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट। जैसे जैसे एनवायरमेंट चेंज हो रहा है, अगर आपने अपने आप को उसके अकॉर्डिंग नहीं चेंज किया तो आप रेजिस्टेंस नहीं कर पाओगे, आप एनवायरमेंट से कोप नहीं कर पाओगे, आप वैसे के वैसे ही रह जाओगे, आप डेवलप नहीं हो पाओगे।
इवोल्यूशन का एक मेन कारण है अडेप्टेबिलिटी। हम एनवायरमेंट के साथ साथ खुद को अडेप्ट करते जाते हैं, अडेप्ट नहीं करेंगे तो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इसी तरीके से जो प्लांट्स हैं वो भी अपने आप को अडेप्ट कर ले विद द चेंजिंग एनवायरमेंट। जैसे जैसे एनवायरमेंट चेंज हो रहा है, प्लांट्स ने भी अपने आप को अडेप्ट कर लिया तो प्लांट्स जल्दी से खत्म नहीं होंगे, प्लांट्स अच्छे से ग्रो कर पाएंगे, क्रॉप का प्रोडक्शन ज्यादा हो पाएगा। पॉइंट्स हैं ये नीड है, इनकी वजह से हम ये सारी चीजें चाहते हैं कि हमारे प्लांट्स में हो, इसलिए हम वैरायटी मैनेजमेंट करते हैं। अब वैरायटी मैनेजमेंट करते कैसे हैं, इसके मैकेनिज्म की बात करते हैं। तो हमारा मैकेनिज्म का फर्स्ट पार्ट है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन ऑफ व्हाट? इंट्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स। कहां पे? टू अ रीजन और टू अ प्लेस जहां पे वो क्रॉप्स पहले कभी सर्वाइव नहीं कर पाए। मान लो एक ऐसी जगह जहां पे एप्पल ट्री कभी नहीं उगा होगा, है ना, लेकिन आपने क्या किया, नॉर्मली आपको पता है माउंटेनियस एरियाज में एप्पल ट्रीज होते हैं। अब अगर आप उस एप्पल ट्री को किसी ऐसी जगह पे ले जाओ जिसका एनवायरमेंट बिल्कुल उसके प्रीवियस एनवायरमेंट से अलग है, तो क्या होगा? दो चीजें हो सकती हैं, या तो वो जो क्रॉप है वो फाइट करेगा कि नहीं मुझे इस एनवायरमेंट में भी जीना है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, आपको पता है ना, बहुत ज्यादा कोशिश करेगा। अगर वो कोशिश कर गया तो हो सकता है कि वो वहां अपने आप को अडेप्ट कर ले और उस जगह पे डेवलप करना स्टार्ट कर दे। नहीं तो दूसरी चीज हो सकती है कि वो डाई हो जाए और वो कोप ना कर पाए। दो ही फिनोमिनल्स हो सकता है ना। तो इंट्रोडक्शन में हम क्या करते हैं, हम कुछ प्लांट्स को सिलेक्ट करते हैं, उन प्लांट्स को ऐसी जगह जाके शो करते हैं जहां पे वो पहले नहीं थे। फिर हम उनको ऑब्जर्व करते हैं, उन्हें देखते हैं कि ये कोप कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। अगर वो कोप कर पा रहे हैं इसका मतलब उन्होंने खुद को अडेप्ट कर लिया है, मतलब इन्होंने अपने आप को इवॉल्व करने की कोशिश की है। और अगर वो इवॉल्व हो रहे हैं मतलब उनकी वैरायटी एनहांस हो गई है, उनकी कुछ ना कुछ क्वालिटी जो है वो एनहांस हो गई है, फिर हम उनको सिलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट होता है हमारा सिलेक्शन का। हम उसमें से बहुत सारे प्लांट्स हमने शो किए हैं, उसमें से वो प्लांट्स जो कि अपने आप को सर्वाइव करवा पा रहे हैं, जो सर्वाइवल है, जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है, उनको हम सिलेक्ट करते हैं। अब सिलेक्ट करना दो तरीके से होता है, एक मास सिलेक्शन होता है और एक प्योर लाइन सिलेक्शन होता है। मास सिलेक्शन में हम क्या करते हैं, हम जैसे वीट है तो वीट के हमने अलग अलग प्लांट्स के डिफरेंट सीड्स ले लिए और ऐसे सीड्स जिनके हम डिजायरेबल कैरेक्टर्स चाहते हैं। हमने कुछ कैरेक्टर्स अपने दिमाग में सोच लिए हैं कि हम चाहते हैं जो नया ग्रेन आएगा उसका कैरेक्टर या उसका जो ट्रायड है वो ऐसा होना चाहिए। अब हमने क्या किया, उस सारी सीड्स को लिए, अलग अलग प्लांट्स से सीड्स ली, उनको जाके सो करा। अब सो किया तो हो सकता है कुछ प्लांट्स ऐसे होंगे जो हमारे वाले कैरेक्टर एक्वायर कर रहे होंगे, कुछ नहीं कर पा रहे होंगे। जो नहीं कर पा रहे उनको हमने एलिमिनेट कर दिया, उनको हटा दिया। फिर जो कर पा रहे उनको ग्रो किया, फिर उनको और आपस में ब्रीड करवाया, फिर उससे नए प्लांट्स ग्रो किए। उनमें भी जो हमारे डिजायरेबल कैरेक्टर्स वाले हैं उनको रहने दिया, जो डिजायरेबल कैरेक्टर्स वाले नहीं है उन्हें एलिमिनेट कर दिया। इस तरीके से एट दी एंड हमारे पास में सिर्फ वही प्लांट्स बचते हैं जिनमें हमारे वाले कैरेक्टर्स हैं, ये जो हम कैरेक्टर्स चाहते हैं अपने प्लांट्स में। ये होता है मास सिलेक्शन। मास सिलेक्शन में आप डिफरेंट प्लांट्स लेते हो, उन सबकी सीड्स लेते हो और उनको साथ में सो करते हो। प्योर लाइन में जैसे इसका नाम है प्योर है, तो आप उसमें अलग अलग प्लांट्स नहीं लोगे, आप एक ही प्लांट इसमें चूज करते हो, उसी की सीड्स लेते हो, उसी को सो करते हो। फिर जो प्लांट्स नए ग्रो करते हैं उनमें अगर अनडिजायरेबल कैरेक्टर्स आते हैं उनको एलिमिनेट कर दिया जाता है, डिजायरेबल वाले को फिर से ब्रीड करवा के ग्रो किया जाता है। तब तक ग्रो करवाते हैं जब तक कि वो कैरेक्टर्स जो हमें चाहिए वो सारे प्लांट्स में ना आ जाए, क्योंकि ऐसा ना हो कि कहीं ना कहीं वो डोमिनेंट और रिसेसिव वाला जो रहता है ना, कि रिसेसिव कैरेक्टर कहीं ना कहीं रह गया, तो हो सकता है आगे आने वाले प्लांट्स में वो अपने आप को एक्सप्रेस कर जाए। ऐसा ना हो इसके लिए प्योर लाइन सिलेक्शन यूज किया जाता है। नेक्स्ट है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन मतलब क्या? हाइब्रिड बनाना। हाइब्रिड मतलब कॉम्प्लेक्स कुछ बना देना। मतलब क्या कहते हैं, एक कोई भी स्पीशी ली और दूसरी स्पीशी ली। आपको पता है नॉर्मली दो स्पीशीज आपस में रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती, है ना, स्पीशीज का बैरियर होता है कि दो स्पीशीज रिप्रोडक्शन नहीं कर सकती। लेकिन हाइब्रिडाइजेशन में हम क्या करते हैं, हम क्रॉस ब्रीडिंग जानबूझ के करवाते हैं। हम जानबूझ के एक स्पीशी को दूसरी स्पीशी से क्रॉस करवाते हैं ताकि इसका जो बेबी है उसमें इसके भी कैरेक्टर्स हो और इसके भी कैरेक्टर्स हो। मतलब कि मान लो ये एक वीट है, इस वीट का ग्रेन का साइज बड़ा है और इसका टेस्ट अच्छा है ना, इसका टेस्ट अच्छा नहीं है और इसका साइज छोटा है। तो जो हमने इनके बीच में क्रॉस करवाया, ये दो अलग अलग स्पीशीज है, इनके बीच में जब क्रॉस करवाया तो इनका जो बेबी होगा, ये जो इनसे नया प्लांट बनेगा, वो जो नया प्लांट होगा उसका साइज भी बड़ा होगा वीट का और उसका टेस्ट भी अच्छा होगा। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज
hybridization, which is cross breeding between two plants of different species या two varieties of different species. ठीक है. नेक्स्ट इज म्यूटेशन ब्रीडिंग. म्यूटेशन का मतलब आपको पता है क्या होता है? क्रोमोसोम्स को चेंज करवाना, उनका स्ट्रक्चर चेंज कर देना या जीन के स्ट्रक्चर को चेंज कर देने को बोलते हैं म्यूटेशन. तो आप क्या करो, एक प्लांट है, उसका जीन आपने देखा कि अरे यार इसका जीन का स्ट्रक्चर ऐसा है तो ये ऐसा कैरेक्टर देता है. आपको ये बात तो पता है ना, आपके जीन्स ही होते हैं जो आपको बताते हैं कि आपकी आवाज कैसी होगी, आपकी हाइट, आपका कलर, आपके बाल, सब कुछ कौन बताता है? जीन्स. इसी तरीके से प्लांट्स में भी जीन्स होते हैं. अब आपको पता है ये जीन है, ये जीन ये कैरेक्टर दे रहा है, मुझे कैरेक्टर नहीं चाहिए, तो मुझे इस जीन का कुछ तो भी करना पड़ेगा. इस जीन का अगर मैं स्ट्रक्चर चेंज कर दूं, उसको म्यूटेट कर दूं, तो हो सकता है कि ये कैरेक्टर हट जाए. म्यूटेशन जो होता है ना, वो जनरली ग्रे से किया जाता है. गामा रेज होती हैं, कोई अल्ट्रावायलेट यूवी रेज होती हैं. इन रेज को प्लांट्स पर डाला जाता है जिसकी वजह से उनके जीन्स चेंज हो जाए, उनका स्ट्रक्चर चेंज हो जाए और वो म्यूटेट कर ले. ठीक है, तो एक मेथड ये भी है. हम क्या करें, वैरायटी चेंज कर रहे हैं ना, तो हम म्यूटेशन से भी कर सकते हैं. नेक्स्ट इज पॉलीप्लॉइडी. पॉली का मतलब होता है मेन, है ना. प्लॉइडी जो वर्ड है वो क्रोमोसोम से रिलेटेड है. आपको ये भी पता है कि जीन्स जो होते हैं वो कहाँ होते हैं? क्रोमोसोम्स के ऊपर होते हैं. और आपको पता है ह्यूमन बींग्स में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं जो हमारे सारे कैरेक्टर्स को डिटरमिन करने में हेल्प करते हैं. इसी तरीके से हर एक स्पीशी में, ह्यूमन में 46 है, ऐसे हर एक स्पीशी में एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, न कम न ज्यादा. जैसे वीट की एक स्पीशी में जितने होंगे, उस स्पीशी के हर प्लांट में उतने ही क्रोमोसोम्स होंगे. रैट में, तो रैट में एक आइडेंटिफाइड है, उतना ही रहता है, चेंज नहीं होता, स्पेसिफिक रहता है. पॉली मतलब मेनी कर दो. आप क्या करोगे, क्रोमोसोम का नंबर चेंज कर दो, तो वो जो ऑर्गेनिज्म है वो चेंज हो जाएगा ना, उसके कैरेक्टर्स चेंज हो जाएंगे. पहले वो जीन नहीं थे, क्रोमोसोम कम थे, मतलब जीन भी उतने ही थे. आपने पॉलीप्लॉइडी कर दिया, आपने क्रोमोसोम का नंबर इंक्रीज कर दिया. इंक्रीज कर दोगे तो जीन्स भी इंक्रीज हो जाएंगे, तो हो सकता है वो जो कैरेक्टर्स जनरेट हो रहे हैं वो भी बढ़ जाए, है ना. तो पॉलीप्लॉइडी के थ्रू, पॉलीप्लॉइडी मतलब इंक्रीज इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स. क्रोमोसोम्स के नंबर इंक्रीज करने से भी हम प्लांट की वैरायटी को चेंज कर सकते हैं. लास्ट इज डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी. डीएनए तो आपको पता है कैसा होता है, ऐसे डबल स्ट्रैंडेड, ऐसा है ना. डीएनए कैसे डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होता है हमारे सेल्स के अंदर. यही डीएनए जो होता है यही हमारे जीन्स बनाता है. ठीक है, इसी डीएनए से हमारे जीन्स बनते हैं जो क्रोमोसोम्स बनाते हैं और जो कैरेक्टर्स को इनहेरिट करते हैं पेरेंट्स से डॉटर्स में. तो जनरली हम क्या कह सकते हैं कि डीएनए ही होते हैं जो कैरेक्टर्स को डिटरमिन करने में हेल्प करते हैं, है ना. इनडायरेक्टली अगर हम सबसे लोअर कैटेगरी में जाएंगे तो हमें पता है डीएनए से ही कैरेक्टर्स आइडेंटिफाई किए जाते हैं. अब रिकॉम्बिनेंट कर दो. रिकॉम्बिनेंट कर दो मतलब क्या है, ये एक वीट कोई एक स्पीशी है, मान लो ये उसका डीएनए है और ये दूसरी स्पीशी का डीएनए है. मैं क्या करूं, मुझे पता है कि इस डीएनए के इतने पार्ट में अच्छे साइज वाले कैरेक्टर्स हैं, है ना, जो कि इसके अंदर नहीं है. इसके अंदर साइज छोटा छोटा आ रहा था, लेकिन दूसरी स्पीशी है उसका साइज बड़ा है. और वो बड़ा क्यों है, क्योंकि उसमें इतना पार्ट प्रेजेंट है. आपको पता है डीएनए में न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, यही न्यूक्लिक एसिड्स का कॉम्बिनेशन से कैरेक्टर्स बनता है. तो आपको पता है यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन मिल रहा है न्यूक्लिक एसिड्स का वो और कहीं पे नहीं है, इस वाली स्पीशी में तो बिल्कुल नहीं है. तो आपने क्या किया, इसको कट करके आपने इसमें अटैच कर दिया, आपने रिकम्बाइन कर दिया. आपने एक का थ्रेड निकाला, दूसरे के थ्रेड में लगा दिया, उसे कंबाइन कर दिया. या तो आपने इसको ले जाके इससे ऐसे कंबाइन कर दिया और ये ऐसा बन गया, और ये वाला जो है ये जो पार्ट है कट गया. ठीक है, और ये ऐसा बन जाएगा, ये आगे ऐसा बढ़ जाएगा, ये आगे ऐसा बढ़ जाएगा. अब एक नया डीएनए बन गया. इस डीएनए का एक स्ट्रैंड इस डीएनए के एक स्ट्रैंड के साथ मिक्स होकर डबल स्ट्रैंड बन गया. इनका एक एक स्ट्रैंड एलिमिनेट हो गया. अभी जो नया स्ट्रैंड बना है इससे कैरेक्टर्स भी नए बनेंगे. इससे आप कह सकते हो ये जो टेक्नोलॉजी है ये क्या होती है, डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी. ये जनरली जितने बायोटेक वाले, जेनेटिक इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, वो ये परफॉर्म करते हैं, है ना. तो ये सारी मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम अपने क्रॉप्स की वैरायटी को, उनकी साइज, उनकी क्वालिटी, उनकी क्वांटिटी, ये सब कुछ हम चेंज कर सकते हैं. तो अभी तक हमने देखा कि प्लांट्स को प्रोड्यूस करते टाइम हमें क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए, प्लस उनकी वैरायटीज को हम कैसे चेंज कर सकते हैं.
अब हम बात करते हैं कि मान लो हमने बहुत अच्छा से सब कुछ किया, हमने अच्छा न्यूट्रिएंट दिया, अच्छा पानी भी दे दिया, क्रॉपिंग पैटर्न ध्यान में रखा, प्लस हमने वैरायटी भी चेंज कर दी ताकि हाई यील्डिंग क्रॉप्स मिले। अब अच्छे से हमने सब कुछ किया, प्लांट्स भी अच्छे से ग्रो हो गए, सब कुछ अच्छा, हार्वेस्टिंग भी हो गई, सब बढ़िया। लेकिन अगर जो भी क्रॉप्स आपने ग्रो कर दिए हैं उनका अगर आप अच्छे से प्रोटेक्शन ना करो तो आपको पता है उसके आसपास बहुत सारे दुश्मन होते हैं, बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, पेस्ट होते हैं। इवन अगर आपने उनको हार्वेस्ट कर लिया तो आप स्टोर करने जा रहे हो तो बहुत सारे एबायोटिक फैक्टर्स होते हैं जो आपके क्रॉप्स को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो मैनेजमेंट में हमारा जो लास्ट मैनेजमेंट होगा वो क्या होगा, प्रोटेक्शन से रिलेटेड, क्रॉप को प्रोटेक्ट करके रखना। क्रॉप्स ग्रो तो हो गए हैं लेकिन अगर हम उन्हें प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो क्या फायदा इतनी सारी मेहनत करने का। आपको पता है इंडिया में क्रॉप्स की कमी नहीं है, बहुत सारे क्रॉप होता है, एग्रीकल्चर बहुत अच्छा है हमारे यहाँ पे, लेकिन मोस्ट ऑफ दी क्रॉप्स जो होते हैं वो गोदाम्स में और इधर उधर पड़े सड़ जाते हैं, पानी में गल जाते हैं, चूहे हो जाते हैं, जो पेस्ट वगैरह घुस जाते हैं वो सारे के सारे खराब हो जाते हैं और फिर हम लोग भूखे रह जाते हैं, हम लोगों को खाना नहीं मिलता और फिर चीजों के रेट्स इतने बढ़ जाते हैं। तो इतनी सारी चीजें हम करते हैं, हम इतना अच्छा क्रॉप्स ग्रो करते हैं लेकिन हम उन्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाते। तो बेसिकली अब हमें ज्यादा ध्यान किस चीज पे देना है, अपने क्रॉप्स के प्रोटेक्शन के ऊपर, कि क्रॉप जो ग्रो हो चुके हैं वो प्रोटेक्टेड भी रहे। सबसे पहले आपको पता है क्रॉप को आपको किससे प्रोटेक्ट करना है, वीड से, है ना। तो फर्स्ट है हमारा वीड कंट्रोल। वीड क्या होता है सबसे पहले ये पता होना चाहिए। तो आप जब भी कोई भी क्रॉप ग्रो करते हो तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ वही क्रॉप ग्रो हो, उसके आसपास ना अननेसेसरीली प्लांट्स भी जो होते हैं वो भी साइड में ग्रो हो जाते हैं। कभी अगर आपने गार्डनिंग करी हो या कभी आसपास ऐसे देखा हो तो आप जानबूझकर कोई सीड वीड नहीं डालते, लेकिन अपने आप भी अननेसेसरी प्लांट्स ग्रो हो जाते हैं। अब वो जो अननेसेसरी प्लांट्स हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, वीड्स। मतलब मान लो ये मेरा लैंड है, इस लैंड पे ये मेरा मेन क्रॉप है, लेकिन इसके साइड में भी छोटे छोटे अगर प्लांट्स ग्रो हो जाएंगे तो इन्हें मैं क्या बोलूंगी, वीड्स। अब ये वीड आप बोलोगे नुकसान क्या है, प्लांट ही तो लगे रहने दो, लेकिन ये हमारे क्रॉप्स को नुकसान पहुंचाता है। कैसे, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। सबसे पहली चीज ये फाइट करते हैं। फाइट किस चीज के लिए, जितने भी हमारे एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं, एयर के लिए, सनलाइट के लिए। और चलो एयर और सनलाइट तो बहुत है, कोई बात नहीं, लेकिन पानी, वाटर आपको पता है ऑलरेडी कितना कम होता है। तो जितना पानी है जो चारों को मिलना चाहिए था वो अगर ये अननेसेसरी प्लांट्स भी ले लेंगे तो क्या होगा, हमारे मेन क्रॉप्स को तो पानी मिल ही नहीं पाएगा ना। तो ऐसे बहुत सारे जो एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं सबके लिए फाइट करते हैं, ठीक है। एक तरीके से इनके कॉम्पिटिटर्स हो जाते हैं। तो अगर ये कॉम्पीट करेंगे इनके साथ में तो इनका जो ग्रोथ है वो कम हो जाएगा ना, हिंडर होगा। अगर 10 गिलास पानी इसको चाहिए था उसमें से 5 गिलास ये ले लेगा, तो इसको तो 5 ही मिला ना, और 5 गिलास पानी में हो सकता है अच्छे से ग्रो ना कर पाए, ठीक है। तो दैट्स व्हाई वीड को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। प्लस इसके अलावा जो कुछ वीड्स ऐसे होते हैं ना जो कुछ पॉइजनस सब्सटेंसेस भी सीक्रेट करते हैं। नॉर्मली ज्यादातर वीड्स नहीं करते लेकिन कुछ वीड्स करते हैं। तो अगर वो पॉइजनस सब्सटेंस सीक्रेट कर रहा है अपने एनवायरमेंट में तो वो पॉइजनस सब्सटेंस कहाँ जाएगा, इन प्लांट्स के पास में जाएगा और इन प्लांट्स को नुकसान पहुंचा सकता है। इसके अलावा न्यूट्रिएंट्स, आपको पता है कि सॉइल में न्यूट्रिएंट्स वैसे ही कम है, हमें फर्टिलाइजर्स वगैरह देने ही पड़ते हैं एक्स्ट्रा। तो प्लस अगर ये वीड्स वो सारे न्यूट्रिएंट्स ले लेंगे तो हमारे मेन प्लांट को तो मिलेगा नहीं। तो न्यूट्रिएंट के लिए, वाटर के लिए, एयर, सनलाइट के लिए, प्लस पॉइजनस सब्सटेंसेस से बचाने के लिए हमें वीड्स को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब वीड कंट्रोल कैसे कैसे किया जा सकता है। कुछ फार्मर्स होते हैं जो ट्रेडिशनल मेथड अपनाते हैं, वो हाथों से निकालते हैं, जितने भी प्लांट्स हैं उनको हाथों से निकालते हैं। दूसरा होता है कि वो कुछ प्लाइंग कर सकते हैं। प्लोइंग करेंगे तो क्या होगा कि जितने भी अननेसेसरी क्रॉप्स हैं वो हट जाएंगे। लेकिन अगर प्लांट्स ऑलरेडी आपके ग्रो हो चुके हैं और फिर आप प्लाइंग करते हो, उससे क्या होगा, जो आपके बड़े बड़े प्लांट्स है ना वो भी उखड़ सकता है ना, क्योंकि जो आप ग्रोइंग कर रहे हो उसको क्या पता कि क्या सेट करना है, कौन सा प्लांट को हटाना है, कौन से को नहीं हटाना है, वो तो ऐसे चलता जाएगा, वो तो सबको हटा देगा। इसलिए बेस्ट मेथड अगर ट्रेडिशनली हम देखें तो हाथ से हटाना इज इजियर। इसके अलावा हम कुछ केमिकल्स यूज करते हैं जिनको बोला जाता है वीडीसाइड्स। साइड का मतलब होता है किलिंग,
है ना। और वीडी मतलब वीड्स को किल करने वाले केमिकल्स क्या होते हैं, वीडीसाइड्स होते हैं। तो कुछ ऐसे केमिकल्स जो हमारे क्रॉप को हार्म ना पहुंचाए और उसके आसपास के जो अननेसेसरी प्लांट्स हैं उनको किल करते हैं, उन केमिकल्स को हम बोलते हैं वीडीसाइड। तो या तो हम केमिकल्स यूज कर सकते हैं या फिर हम जो अपनी ट्रेडिशनल मेथड उखाड़ने वाली होती है उसको यूज कर सकते हैं। आप कुछ ऐसे इंसेक्ट्स यूज करते हो या ऐसे कुछ और दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज करते हो जो आपके वीड्स पर अटैक करते हैं और वीड्स को किल करते हैं और वो आपके मेन प्लांट को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। ठीक है, तो वीड समझ में आया, वीड क्या होते हैं, क्या हम पहुंचा सकते हैं हमारे क्रॉप्स को, और इनको कंट्रोल करने के लिए हम क्या क्या यूज कर सकते हैं। वीडीसाइड्स में बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जैसे 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड या बहुत सारे ऐसे केमिकल्स होते हैं जिनको आप यूज कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हमें किससे बचाना है अपने प्लांट्स को, इंसेक्ट से, है ना, इंसेक्ट पेस्ट से। अब बहुत सारे इंसेक्ट ऐसे होते हैं जो अलग अलग मेथड से क्रॉप्स पर अटैक करते हैं। कुछ स्विंग इंसेक्ट्स होते हैं जो पूरा च्यू कर लेते हैं आपके जितने भी ग्रेन्स हैं या लीव्स हैं उन सबको काट के खत्म कर देते हैं। कुछ सकिंग इंसेक्ट्स होते हैं जो अंदर के जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको सक करके और निकाल देते हैं। कुछ इंटरनल फीडर्स होते हैं जो पूरे के पूरे प्लांट को खा जाते हैं। तो प्लांट्स को इंसेक्ट से बचाना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जैसे ग्रास हॉपर्स हो गए, अर्थवॉर्म्स हो गए, कैटरपिलर्स हो गए, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट्स पे अटैक करते हैं। उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए भी आप अलग अलग मेथड। इसके अलावा थर्ड और लास्ट जो टॉपिक हमारा जिससे हमें अपने प्लांट्स को प्रोटेक्ट करना है वो है डिजीजेस। बहुत सारी डिजीजेस ऐसी होती हैं जो कि प्लांट्स को हो जाती हैं। आपको क्या लगता है सिर्फ एनिमल्स या ह्यूमन बींग्स ही बीमार पड़ते हैं? नहीं, प्लांट्स को भी बहुत सारी डिजीजेस हो सकती हैं। वो डिजीजेस एयरबॉर्न हो सकती हैं जो हवा से होती हैं, वाटरबॉर्न हो सकती हैं जो पानी से होती हैं, या फिर सॉइल बॉर्न हो सकती हैं जो सॉइल से फैल सकती हैं। अब उसके रीजंस बहुत सारे बैक्टीरिया, वायरसेस डिफरेंट हो सकते हैं। इतना डिटेल में हम अभी जाएंगे नहीं, बस आपको ये पता होना चाहिए कि डिजीजेस हो सकती हैं एयरबॉर्न, वाटरबॉर्न, सॉइल बॉर्न। एयरबॉर्न है तो उसके लिए केमिकल्स अलग होते हैं प्रोटेक्ट करने के लिए। वाटरबॉर्न है तो उसको पानी में मिला दिया जाता है या फिर जो अंडरग्राउंड वाटर है वहां से आता है तो हम सॉइल में डायरेक्टली जो भी मेडिसिन है उसे डाल सकते हैं। ये सॉइल बॉर्न अगर डिजीजेस है तो उसके लिए भी मेडिसिन डायरेक्टली सॉइल में डाली जाती है। तो आई होप आपको वीड्स, इंसेक्ट और डिजीजेस से कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ये कैसे होती हैं और इसे सेव करना हमारे प्लांट्स को क्यों जरूरी है, इतना पार्ट क्लियर हो गया होगा। अब ये तो तब की बात है जब प्लांट ऑलरेडी ग्रो कर रहा है ना, जब प्लांट है, क्रॉप है हमारे लैंड पे, फार्मिंग लैंड पे, तब की बात है। अब जब आपने हार्वेस्टिंग कर ली, अब आपको ग्रेन्स मिल चुके हैं, अब उन ग्रेन्स को कैसे आप प्रोटेक्ट करोगे ये पढ़ते हैं हम स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स में। ठीक है, स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स। अब जो ग्रेन्स आपके पास आ चुके हैं उन ग्रेन्स को प्रोटेक्ट करना भी तो आप ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। उनको ऐसी जगह पे स्टोर करके रखो जो ड्राई हो, क्योंकि मॉइस्ट एरियाज क्या होते हैं, मॉइस्ट एरियाज पानी होता है उनके अंदर, तो बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं ग्रो करने के लिए। तो मॉइस्ट एनवायरनमेंट में ना बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो करते हैं जो आपके क्रॉप्स को या आपकी ग्रेन्स को इन्फेक्ट कर सकता है। तो कोशिश करें कि जब भी आपके ग्रेन्स उग जाए तो आप उसको क्या करें, ड्राई प्लेस पे स्टोर करें। उसके लिए अच्छे बड़े बड़े गोडाउन बनाए जहाँ प्रॉपर एयर हो, है ना। ऐसा ना हो पूरी उमस हो रही है, अंधेरा है, लाइट भी नहीं मिल रही है, सड़न हो रही है, सीलन आ रही है, ऐसा ना हो। ठीक है, जगह जो हो प्योर एरेटेड हो, सूखी हो, पानी ना हो वहां पे बिल्कुल भी। प्लस इसके अलावा आप उनमें कुछ ऐसी मेडिसिन डाल के रखो। आपने घर में देखा होगा ना, अगर साल भर के गेहूं आपके घर में भराए जाते हैं तो गेहूं में छोटी छोटी गोलियां डाल देते हैं। उन गोलियों से क्या होता है, उसमें कीड़े या घुन वगैरह नहीं लगता, उसे प्रोटेक्ट करने के लिए करते हैं ऐसा। तो सिमिलरली जो हमारे बड़े बड़े गोडाउन्स होते हैं उनमें भी हम ऐसी मेडिसिन यूज कर सकते हैं, ऐसा फ्यूमिगेशन कर सकते हैं जिससे कि कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना आए। प्लस रोडेंट से बचाने के लिए चूहे वगैरह आ जाते हैं, वो भी कुतर देते हैं, उनसे बचाने के लिए भी हमको प्रॉपर मैनेजमेंट करके रखना होता है। उनके लिए आप पिंजरे वगैरह लगा सकते हो या किसी दवाई छिड़क सकते हो जिससे कि चूहे ना आए या दूसरे रोडेंट्स भी ना आए, है ना, इंसेक्ट ना आए, उसके लिए फ्यूमिगेशन किया जा सकता है। ग्रेन्स को खुले में ना छोड़ें। मान लो अगर आपने ग्रेन्स को काटा और ऐसे खुले में छोड़ दिया और बारिश आ गई, पूरे के पूरे जो क्रॉप्स हैं आपके हार्वेस्टेड हैं और वो तो पूरे के पूरे खराब हो जाएंगे, है ना। तो हमें क्या करना है, जैसे आपने हार्वेस्ट कर लिया वैसे आप उसको ले जाके प्रॉपर गोडाउन्स में स्टोर करो, प्रॉपर उनकी पैकेजिंग करो, खुले में उन्हें ना छोड़ो। जैसे कुछ छोटे छोटे ऐसे
स्टेप्स हैं जिनको यूज करके हम अपने क्रॉप्स को या फिर हमारे जो हार्वेस्टेड ग्रेन्स हैं इन सबको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट, क्रॉप वैरायटी मैनेजमेंट और क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट किस तरीके से हम कर सकते हैं। मैंने ज्यादा डिटेल में आपको नहीं बताया है, शॉर्ट में आपको चीजें क्लियर करके समझाने की कोशिश की है। आई गेस आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एनिमल हस्बेंड्री की, क्योंकि जो भी फूड प्रोडक्ट्स होते हैं वो हमें दो तरीके से मिल सकते हैं, या तो डायरेक्टली प्लांट से या फिर एनिमल से भी। मिल्क होता है, एग होता है, फिशेज हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको इतना पार्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।